अलविना के चेहरे पर आए अचानक बदलाव को देखकर सारा भौचक्की रह गई। सारा ने टेंस्ड होते हुए अपना फोन नीचे रखा और बोली, मम्मा सच बताओ क्या हुआ? लव और कुश भी एक साथ बोल उठे, हाँ मम्मा, आपका चेहरा एकदम सफेद क्यों हो गया? उनकी आवाज में सच्ची चिंता झलक रही थी। अलविना ने जल्दी से अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान चिपकाई और सिर हिलाया। अरे कुछ नहीं बच्चों, बस खाने के वक्त फोन देखना ठीक नहीं होता, चलो अब जल्दी से खाना खत्म करो। उसकी आवाज में एक अजीब सी कपकपी थी, इसे छुपाने की वो पूरी कोशिश कर रही थी। बच्चे आपस में उलझी नजरों से देखते रहे, फिर धीरे धीरे अपने खाने पर ध्यान देने लगे। पर रमा आंटी की नजरें अलविना से हट नहीं रही थी। वो समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है। धीरे से उसने अलविना के हाथ पर अपना हाथ रखा और आंखों से ही रिलैक्स होने का इशारा किया। अलविना ने गहरी सांस ली और थोड़ा सा नॉर्मल होने की कोशिश की। इस बीच जोया लहूश के कमरे की ओर बढ़ रही थी। उसके कदम भारी लग रहे थे, जैसे कोई उसके पैरों में जंजीरें बांध दिए हो। हर एक कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। उसके हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुई थी और वो बार बार अपने निचले होठ को दांतों से काट रही थी। वो खुद से बोली, क्या करूं, मुझे जाना चाहिए या नहीं? पर रमा आंटी ने तो कहा था। जोया के मन में तूफान उठ रहा था। वो आगे बोली, लेकिन मैं उसे आंखें कैसे मिलाऊंगी? पिछली बार जब हम अकेले में मिले थे तो वो पल उसे अलग ही बना दिया था उसने। कहीं वो फिर से वही सब शुरू न कर दे। उसने खुद को समझाया, रिलैक्स जोया, बस उसे खाने के लिए बुलाना है और फिर तुरंत चली जाना, इतना भी क्या डरना। पर अंदर ही अंदर उसका अब भी दिल मानने को तैयार नहीं था। जैसे जैसे वो लहूश के कमरे के करीब पहुंची, उसके पैरों की रफ्तार और धीमी हो गई। कमरे का दरवाजा अब सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पर था। जोया ने गहरी सांस ली और अपने कपड़ों को सहलाया, जैसे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए तैयार हो रही हो। वो दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। उसका हाथ हवा में ऊपर उठा, फिर रुक गया और उसके मन में हजारों पॉसिबिलिटीज घूमने लगी। वो फिर से बड़बड़ाई, शायद वो सो रहा होगा, या फिर एटलीस्ट उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। उसने थोड़ा जोर से फिर खटखटाया, अभी भी सन्नाटा। जोया ने आश्चर्य से भौं चढ़ाई और बोली, कहाँ गया होगा? फिर जोया एक राहत की सांस लेकर अपने आप से बोली, थैंक गॉड, लगता है कि वो यहाँ है ही नहीं। तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि अब मुझे उसे फेस करना ही नहीं पड़ेगा। मैं आंटी को बोल दूंगी कि वो कमरे में नहीं था। एक पल को तो उसे राहत महसूस हुई कि उसे लहूश से बात नहीं करनी पड़ी, पर फिर अजीब सी निराशा भी हुई। तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, तो मुझे ढूंढ रही थी? लहूश की आवाज सुनकर एकदम से जोया की आंखें बड़ी हो जाती हैं, कदम रुक जाते हैं और दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। कुछ सेकंड्स तक वो पत्थर की मूर्ति की तरह जम जाती है और जरा सी भी नहीं हिल पाती। लहूश की आवाज से ही उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उसका गला भी सूख जाता है। जैसे तैसे करके जोया पलटकर देखती है तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज, इतनी ज्यादा तेज हो जाती हैं कि मानो सामने खड़ा इंसान उसे साफ साफ सुन सकता हो। जोया तुरंत मुड़ी। लहूश वहीं खड़ा था। उसके गीले बाल और ताजे कपड़े बताते थे कि वो अभी नहाकर आया है। वो कंफ्यूजन भरी नजरों से जोया को देख रहा था। जोया की नजरें तो एक पल के लिए मानो लहूश के बदन पर चिपक जाती हैं। एक सेकंड के लिए तो वो सब कुछ भूल जाती है और टकटकी लगाकर उसको देखे ही जा रही थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो जोया को बेचैन कर देती थी। लहूश धीरे धीरे चलकर जोया के पास आता है। जब लहूश जोया के करीब आता है तो जोया एकदम से होश में आकर अपनी नजरों को इधर उधर फेरने लगती है। जोया की जुबान लड़खड़ा गई और उसका गला सूखने लगा। वो बोली, मैं रमा आंटी ने खाने के लिए बुलाया है। जोया बस इतना ही कह पाई। ये बोलकर जोया पलटकर जैसे ही भागने लगती है, लहूश झट से जोया का हाथ पकड़ लेता है। जोया की आंखें तो इतनी बड़ी हो जाती हैं मानो अभी निकलकर बाहर गिर जाएगी। सांसें तो एकदम से रुक जाती हैं। जोया के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। वो कुछ नहीं बोल पाती। वो तो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे रिएक्ट करे। लहूश ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात बताने के लिए तुम यहाँ तक आई, उसके लिए थैंक यू। पर तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है जैसे तुम किसी भूत से मिलने आई हो। क्या मैं इतना डरावना लगता हूँ? जोया ने जल्दी से सिर हिलाया। नहीं, मतलब हाँ, मतलब। वो और उलझ गई। उसके गालों पर लाली छा गई। लहूश ने अपना सिर झुकाया। जोया, क्या तुम मुझसे बात करने से डरती हो? पिछली बार जो हुआ था उसके बाद से तुम मुझसे कतरा रही हो। जोया की सांसें तेज हो गई। वो पल भर को तो भागना चाहती थी, पर उसके पैर जमीन से चिपक से गए थे। उसकी आंखों में पानी आ गया। हिम्मत करके जोया पलट कर देखती है। उसका गला सूख गया था, आंखें नीचे झुकी हुई थी, दिल की धड़कनें तेज थी। जोया की हालत को लहूश बहुत अच्छे से देख सकता था, और सच कहो तो उसके करीब होने से जोया की ये हालत हो जाती है, ये देखकर उसे अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा था। पर अभी उसके दिमाग में और भी शैतानी चल रही थी। वो जोया को थोड़ा और बेचैन करना चाहता था। लहूश धीरे धीरे जोया के करीब आता है। जोया अपने कदमों को पीछे लेने लगती है। लहूश लात मार के दरवाजा बंद कर देता है और उसके बाद जोया को दरवाजे से लगा देता है। जोया का बदन हल्का सा कपकपाने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गला सूख जाता है और नजरें तो ऊपर उठने की हिम्मत ही नहीं कर पाती। जैसे तैसे करके उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दीजिए, नीचे सब इंतजार कर रहे हैं। लहूश अपने दोनों हाथों को जोया के दोनों तरफ रखकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वो अभी अभी नहाकर आया था। उसके बालों से शैम्पू की और बदन से चंदन की मनमोहक खुशबू आ रही थी। ऐसी खुशबू जो किसी को भी दीवाना कर दे। खास करके उसके शरीर की खुशबू के साथ मिक्स होकर तो वो डबल इफेक्टिव हो गई थी। ना चाहते हुए भी जोया का बदन इस खुशबू की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। लहूश ने धीरे से अपनी उंगली जोया के चिन के नीचे रखी। उसके सिर को आराम से ऊपर उठाते हुए जोया, जो अभी तक दरवाजे से सटकर खड़ी थी और जमीन की ओर नजरें गड़ाई हुई थी, अब मजबूर होकर लहूश की आंखों में देख रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई। लहूश की आंखों में वो गहराई, वो इंटेंसिटी थी जो जोया को अंदर तक झकझोर देती थी। एक अजीब सी गर्मी उसके शरीर में दौड़ गई, जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट उसकी नसों में बहने लगा हो। उसकी उंगलियां अनायास ही दीवार से चिपक गई, जैसे शरीर को संभालने के लिए सहारे की जरूरत हो। लहूश धीरे धीरे करीब आ रहा था।
उसकी गर्म सांसें अब जोया के चेहरे को छू रही थी। जोया ने एक झटके में गहरी सांस ली और आंखें कसकर बंद कर ली। उसका पूरा शरीर एक अजीब सी अकड़न से भर गया था। तभी लहूश ने जोया के माथे को चूमा और जोया का शरीर एक बार फिर से थरथरा उठा। लहूश बोला, जोया तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। हमेशा की तरह ये बात मैं तुम्हें कभी कह नहीं पाया, पर तुम मुझे हमेशा ही बेहद खूबसूरत लगती हो। तुम्हारी खुशबू पागल कर देने वाली है। आई जस्ट लव योर फ्रेग्रेंस। जोया पलटकर जाने ही वाली थी कि तभी लहूश की आवाज़ ने उसे रोक लिया। मैं जानता हूँ, मैंने कल रात जो किया वो तुम्हारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। जोया के कदम जम गए। वो धीरे से मुड़ी। लहूश उसे गंभीरता से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। लहूश ने धीमी पर क्लियर आवाज में कहा, पर जो हुआ वो सच था जोया, और इसकी आदत डाल लो। अब हमारे बीच बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन तुम्हें उसे एक्सेप्ट करना होगा। जोया वहीं जमी रह गई। उसके कानों में लहूश के शब्द गूंज रहे थे। उसके दिल ने एक अजीब सी छलांग लगाई। डर और एक्साइटमेंट का एक एक मिक्सचर। कुछ पल के लिए तो जोया अपना दिल थामकर बस वहीं खड़ी रहती है। लहूश की बात खत्म होने के बाद जोया के दिल को एक बार फिर से एक अजीब सी फीलिंग घेर लेती है। पता नहीं कैसी फीलिंग थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये फीलिंग उसके दिल को निचोड़ रही है, जला रही है, काट रही है। जोया तुरंत वहां से चली जाती है। जोया फटाफट दौड़कर नीचे डाइनिंग टेबल के पास जाती है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और गाल तो शर्म से लाल हुए पड़े थे। जोया को इस तरह से भागकर वहां पर आता हुआ देख रमा आंटी ने पूछा, अरे जोया क्या हुआ? तुम ऐसे भाग रही हो जैसे कोई भूत तुम्हारे पीछे पड़ा हो। अलवी का ध्यान भी जोया की तरफ जाता है और तीनों बच्चे भी जोया को देखने लगते हैं। जोया अपने आप को थोड़ा संभालती है और थोड़ा नॉर्मल से एक्सप्रेशन चेहरे पर लाते हुए कहती है, नहीं वो एक्चुअली मुझे बहुत भूख लगी है ना, इसलिए मैं। जोया फटाफट चेयर पर बैठ जाती है और अपने लिए प्लेट लगाने लगती है। रमा आंटी ने बैठते हुए कहा, तुम तो लहूश को बुलाने गई थी ना, खुद ही खाने बैठ गई। जोया लहूश का नाम सुनते ही बेचैन सी होने लगती है, पर वो अपनी बेचैनी को छुपाते हुए कहती है, हाँ वो बस आ ही रहे हैं। थोड़ी ही देर में लहूश सीढ़ियों से उतरता हुआ डाइनिंग एरिया की तरफ आता है। जोया अपनी नजरें उठाकर भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाती और चुपचाप खाना खाती है। लहूश आकर चेयर पर बैठता है। बैठते ही वो एक नजर जोया को देखता है जो सर झुकाकर बस चुपचाप खाना खा रही थी। जोया जिस तरह से नर्वस होकर जल्दी जल्दी खाना खा रही थी, अलविना और रमा आंटी को ये चीज थोड़ी अजीब लगती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ आंखों ही आंखों में ये इशारा करते हैं कि आखिर अचानक जोया को हुआ क्या। वे दोनों जोया और लहूश को बारी बारी देख के मुस्कुराते हैं। तभी अलविना लहूश से बोली, भाई मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। लहूश हल्का सा अपना सर हिलाकर बोला, हाँ बोलो ना। अलविना ने जोया की तरफ एक बार देखा और कहा, हाँ लेकिन वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ कि नाश्ते के बाद अकेले में बात करें। अलविना ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक जोया का फोन रिंग होने लगता है। जोया की धड़कन इतनी तेज थी कि वो अपना सिर तक उठा के किसी को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इस वक्त वो लहूश से नजरें मिलाने से कतरा रही थी। तभी अलविना ने जोया का मोबाइल स्क्रीन देखा और बोली, जोया रोनी की लगातार कॉल आ रही है, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? रोनी का नाम सुनते ही लहूश के तन बदन में आग लग जाती है। वो गुस्से से जोया को देखने लगता है। क्या करेगा लहूश? क्या वो जोया का फोन गुस्से में पटक देगा? क्या होगा जब जोया और लहूश की प्रेम कहानी का पता लगेगा अलविना को? और अलविना कौन सी इंपॉर्टेंट बात लहूश से करने वाली थी? कहीं वो लहूश और जोया की शादी की बात तो नहीं करना चाहती थी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। रोनी का नाम सुनते ही एकदम से लहूश के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं और जोया के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। डरते घबराते हुए जोया नजर उठाकर लहूश की तरफ देखती है और लहूश की आंखों में गुस्सा देख अंदर ही अंदर उसका दिल कंपकाने लगता है। फटाफट फोन अपने हाथ में लेती है और फोन काट देती है। फिर फोन को वापस टेबल पर रख देती है। जोया जब से लहूश के रूम से आई थी तब से अलविना को जोया की हरकत बहुत अजीब लग रही थी। अलविना ने पूछा, क्या हुआ? तुमने फोन क्यों काट दिया? उसे कुछ जरूरी काम होगा? जोया मना करते हुए बोली, नहीं उसे कोई जरूरी काम नहीं होता, वो बस फालतू में ही कॉल करता रहता है। कोई बात नहीं, मैं फ्री होकर बात कर लूंगी उससे। ये कहने के बाद जोया फिर से एक नजर लहूश की तरफ देखती है। लहूश अब थोड़ा रिलैक्स था, लेकिन अभी भी जोया को ही देख रहा था। अलविना अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाते हुए बोली, लहूश भाई एक्चुअली मुझे आपको बताना था कि मेरा एक फ्रेंड है राघव, जिसकी शादी हो रही है। अलविना के बोलते ही लहूश ने अपनी नज़र जोया से हटा के अलविना की तरफ कर दी। अलविना फिर बोली, उसने मुझे इन्वाइट किया है तो मैं जाने का सोच रही हूँ। लहूश ने अपने कंधे उठाते हुए कहा, तो इसमें मुझे बताने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे दोस्त की शादी है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। अलविना अगली बात को थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी अगली बात के लिए लहूश राजी नहीं होगा। भाई एक्चुअली उसकी शादी इंडिया में है तो मुझे इंडिया जाना होगा। अलविना की बात सुनते ही लहूश के हाथ हवा में ही रुक जाते हैं और खाने करने वाला उसकी उंगली तक आने से पहले ही वहीं पर रुक जाता है। लहूश डिसबिलीफ के साथ अलविना को देखता है। एक अजीब सी टेंशन छा जाती है डाइनिंग टेबल पर। सब लोग चुप हो जाते हैं। सन्नाटा सा छा जाता है। यहाँ तक कि जोया भी नर्वस हो जाती है कि लहूश क्या बोलेगा। थोड़ी देर में लहूश की आवाज़ सन्नाटे को तोड़ती है। क्या कहा तुमने? कहाँ पर है शादी? अलविना लहूश की तरफ देखकर फिर से बोलती है, वो इंडिया में। ये सुनकर लहूश के एक्सप्रेशंस खराब हो जाते हैं। तुम इंडिया जाना चाहती हो? सीरियसली? अलविना कुछ सेकंड्स चुप हो जाती है। रमा लहूश से बोली, अगर वो जाना चाहती है तो उसे जाने दो बेटा, उसके दोस्त की शादी है। लहूश रमा आंटी की तरफ देखकर बोला, आप जानती हैं ना कि अलविना को वहाँ पर क्यों नहीं जाना चाहिए, उसके बावजूद भी आप। लहूश खुलकर नहीं बोल पाता क्योंकि बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। सारा जब इंडिया का नाम सुनती है तो अचानक से उसकी आंखों में चमक आ जाती है, पर लव कुछ थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लव ने लहूश से कहा, अंकल ऐसा क्या है इंडिया में जो मम्मा वहाँ पर नहीं जा सकती? इनफैक्ट वहाँ पर तो मैं भी जाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छी कंट्री है, वहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए, मैं वहाँ पर घूमना चाहता हूँ। लहूश अलविना की तरफ देखकर बोला, अलविना तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? अलविना ने थोड़े सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ लहूश की बात का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि जाना ज़रूरी है और मैं जाना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी डिटर्मिनेशन थी।
लहूश समझ गया कि उसके कुछ भी कहने या ना कहने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अलविना ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। एक गहरी सांस लेकर लहूश ने कहा, ठीक है, तो फिर अगर तुम डिसाइड कर ही चुकी हो तो मैं क्या ही बोल सकता, अपना ख्याल रखना। लहूश की बात सुनकर माहौल थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अलविना के होठों पर बहुत छोटी सी मुस्कान आ जाती है। उसने कुछ सोचा और फिर बोला, वैसे कौन कौन जा रहे हो, तुम अकेली तो जाओगी नहीं? लहूश की बात का जवाब देते हुए अलविना ने कहा, हम सब जाएंगे भाई, मैं, जोया, बच्चे। आप जानते हैं ना मैं बच्चों को मुझसे दूर नहीं रख सकती, और भला जोया को मैं यहाँ कैसे छोड़ सकती हूँ, उसके बिना मेरा काम कहाँ चलेगा। जोया के जाने का नाम सुनकर लहूश के एक्सप्रेशंस थोड़े डाउन हो जाते हैं। वो बोला, ठीक है, तुम जा सकती हो। कुश ने अलविना की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से पूछा, मामा ग्रैंडमा हमारे साथ नहीं चल रही क्या? अलविना प्यार से मुस्कुराकर कुश के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं बेबी, ग्रैंडमा की थोड़ी तबीयत खराब है, इस वक्त उनके लिए ट्रैवल करना ठीक नहीं है, वो बाद में आ जाएंगी। ये सुनकर लहूश ने अलविना से पूछा, आखिर कितने दिन का प्लान बनवाया तुमने? अलविना ने लहूश की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे एक इंपॉर्टेंट काम भी निपटाना है वहाँ पर, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता मे भी हमें वहीं पर रुकना पड़े। कहीं ना कहीं लहूश अलविना की बात का मतलब समझ जाता है। वो समझ जाता है कि अलविना ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम निपटाने के लिए वहाँ पर जाने वाली है। लहूश बोला, फिर तो तुम्हें लौटकर आने में टाइम लगने वाला है, अगर वहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, हमारा वहाँ पर मेंशन है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, तुम सब वहीं पर स्टे कर सकते हो। लहूश ने पूछा, वैसे कब निकल रहे हो तुम लोग? अलविना ने जवाब दिया, आज ही, आज रात को। लहूश हल्का सा अपना सर हिलाकर बोला, ठीक है, तो मैं तुम लोगों की टिकट बुक करवा देता हूँ। अलविना हल्का सा मुस्कुरा देती है, थैंक्स बाय। लव कुश भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, वाओ, हम आज रात को इंडिया जाने वाले हैं, दिस इज सुपर अमेजिंग। बच्चे खुश थे, लेकिन बड़ों के अंदर अजीब सी दुविधा और हलचल थी। सब नाश्ता करने लगते हैं। सारा अपने अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वो अपने मन ही मन में सोचते हुए बोली, वाह, फाइनली हम इंडिया जा रहे हैं। मुझे पता है कि मम्मा वहीं से आई हैं, इसका मतलब डैड भी वहीं पर है। अगर हम इंडिया जा रहे हैं तो मेरे पास बहुत अच्छा मौका है डैड को ढूंढने का। वहाँ पर जाकर मैं उन्हें आसानी से ढूंढ सकती हूँ। इट्स अमेजिंग, आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने डैड तक पहुँचने की। ओह माय गॉड, आई एम सुपर एक्साइटेड। जोया लहूश की तरफ देखती है। लहूश उसे बड़ी ही मीनिंगफुल नजरों से देख रहा था। कुछ तो मतलब था उसका, उसे इस कदर देखने से जैसे कुछ कहना चाहता है। जोया जब भी लहूश को इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ पाती है, अचानक ही उसकी धड़कनों में उथल पुथल शुरू हो जाती है। शाम की सुनहरी रोशनी कमरे में छिटकी हुई थी। जब अलविना अपनी और अपने बच्चों का बैग पैक कर रही थी, उसने स्टाइलिश जीन्स टॉप कॉम्बो पहना था। खुले बालों को पीछे से एक क्लिप से बांध रखा था। वो बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश और ब्यूटीफुल लग रही थी, क्योंकि हल्के मेकअप में उसकी खूबसूरती और निखर कर आती है। सारा ने पूछा, मम्मा क्या कर रही हो? लव और कुश भी दौड़ते हुए कमरे में आए और बिस्तर पर कूद गए, जूते पहने हुए ही। अलवी ने अपनी आंखें दिखाते हुए उन्हें डांटा, बच्चों कितनी बार कहा है जूते के साथ बेड पर नहीं चढ़ते, फटाफट नीचे उतरो, मैं तुम्हारे सामान पैक कर रही हूँ। ये कहने के बाद अलविना ने आसपास नजर दौड़ाई, फिर बोली, और जोया आंटी कहाँ है? जाकर देखो तो तैयार हुई या नहीं। लव कुश तुरंत कमरे से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन सारा वहीं थी। उसने अलविना से कहा, मैं आपकी हेल्प कर दूं क्या? अलविना ने उसे जवाब देते हुए कहा, तुम्हें हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है, पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बस तुम ये देख लो कि तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रह ना गया हो, वरना बाद में मेरा सर मत खाना कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया। ओके मम्मा, सारा ने चहकते हुए जवाब दिया और बैग चेक करने लगी। उसकी नजर अपने अनपैक लैपटॉप पर पड़ी थी तो वो चौंकते हुए बोली, मम्मा आपने मेरा लैपटॉप क्यों नहीं पैक किया? अलविना बोली, बेबी वेकेशन पर लैपटॉप की क्या जरूरत, मेरा यूज कर लेना अगर जरूरत पड़े। सारा ने नाक से कोड़ी और बोला, नहीं मम्मा, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, आई यूज माई ओन स्टफ ओनली। सारा ने फुर्ती से अपना लैपटॉप बैग में रख लिया और मन ही मन में बोली, माँ का लैपटॉप यूज करूंगी तो पकड़ी जाऊंगी, और डैड को ढूंढना भी तो है, लैपटॉप तो चाहिए ही। तभी सारा अपना मेकअप बैग लेकर आई और आईने के सामने खड़ी हो गई। अलविना जो लिपस्टिक लगा रही थी वहीं चढ़ाकर बोली, ये क्या कर रही हो? सारा ने लिप ग्लॉस लगाते हुए जवाब दिया, कांट यू सी मम्मा, मेकअप कर रही हूँ, हम बाहर जा रहे हैं ना तो सुंदर तो दिखना ही है। अलवी ने हाथ कमर पर रखकर कहा, तुम्हारी उम्र मेकअप की नहीं है बेटा, तुम तो पहले से ही खूबसूरत हो। सारा ने मस्कारा लगाते हुए जवाब दिया, मम्मा चाहे 5 साल की हूँ या 25, मेकअप हर लड़की का हक है, हमें हमेशा प्रेजेंटेबल तो दिखना ही होता है। अपनी बेटी सारा की बात सुनकर अलविना अपनी आईब्रोज एक बार फिर ऊपर उठा लेती है। उसकी नजरों में एक मिश्रित भाव है, ममत्व, गर्व और थोड़ी सी चिढ़। कभी कभी तो लगता है मैं इसकी नहीं, ये मेरी मम्मा है। वो मन ही मन सोचती है, जरूर बड़ी होकर कोई सुपर मॉडल बनेगी, इतनी परफेक्शनिस्ट। अलविना नीचे झुकती है और सारा को अपनी बाहों में भरकर जोर से हक कर लेती है। फिर वो उसके गाल पर एक जोरदार किस करती है, जिससे सारा का बारीक से बना मेकअप थोड़ा सा खराब हो जाता है। सारा तुरंत रिएक्ट करती हुई बोली, मामा ये आप क्या कर रही हो, आप मेरा मेकअप खराब कर रही हो। उसकी आवाज में नकली गुस्सा और असली झंझलाहट मिली हुई थी। अलविना मुंह बनाती है और बोलती है, हैं मैं सिर्फ अपनी प्रिंसेस को किस कर रही हूँ, अब क्या तुम्हारा मेकअप अपनी मम्मा की किसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? ये कहकर वो 3-4 बार और जोरदार पपियां सारा के गालों पर लगा देती है। सारा का चेहरा पूरी तरह बिखर चुका है और वो नाक मुंह सिकोड़ कर बोलती है, अब मुझे फिर से मेकअप करना पड़ेगा। सारा का ऐसा मुंह देखकर अलविना खिलखिलाकर हंस पड़ती है। वो उसे पीछे से दोबारा जोर से हक कर लेती है और उसके कानों में फुसफुसाती है, मेरी प्यारी प्रिंसेस, तुम मेकअप करो या ना करो, पर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो और हमेशा रहोगी। सारा का चेहरा नरम पड़ जाता है। वो अपनी माँ की आंखों में देखती है और मुस्कुराकर जवाब देती है, और आप दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रिंसेस की सबसे खूबसूरत मम्मा हो। दोनों एक साथ हंसने लगती हैं और आईने में अपनी रिफ्लेक्शन को निहारने लगती हैं। सारा अपने बिखरे हुए मेकअप को ठीक करने लगती है, जबकि अलविना उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराती हुई उसे निहार रही है। लव और कुश जोर जोर से हंसते हुए जोया के कमरे की ओर दौड़ते हैं। जोया आंटी, जोया आंटी, वो चिल्लाते हुए कमरे के अंदर घुस जाते हैं। जोया अपना सामान पैक कर रही होती है और उन्हें देखकर वो मुस्कुरा देती है और उनसे बोली, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लव और कुश एक साथ बोलते हैं, मम्मा ने हमें भेजा है, वो जानना चाहती हैं कि आप रेडी हो या नहीं। जोया अपनी पैकिंग को फिनिशिंग टच देते हुए बोली,
अपनी मम्मा को बोलो कि मेरा काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, मेरी पैकिंग पूरी हो गई है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बोलो मैं आ रही हूँ। जोया ने खूबसूरत स्कर्ट पहन रखी थी जो उसकी सुडौल काया को और भी निखार देती है। उसने अपने बालों को हल्का सा स्टाइल करके खुला छोड़ दिया था जो उसके कंधों पर लहराता हुआ सा लगता है। अलविना की तरह ही उसने भी हल्का मेकअप किया है, लेकिन वो बिना मेकअप के भी खूबसूरत है। ये बात उसकी आंखों की चमक से साफ झलकती है। लव उसे निहारते हुए बोलता है, वाह जोया डार्लिंग, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी बात सुनकर जोया हंस पड़ती है। अच्छा थैंक यू सो मच, तुम दोनों भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। वो दोनों के गालों को प्यार से खींचती है। चलो साथ में सेल्फी लेते हैं। लव और कुश खुशी से उससे लिपट जाते हैं। जोया फोन निकालती है और तीनों की एक प्यारी सी सेल्फी लेती है। सेल्फी के बाद बच्चे खिलखिलाते हुए अलविना के कमरे की ओर भाग जाते हैं। जोया उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुराती है और फिर से अपना बचा खुचा काम पूरा करने में जुट जाती है। तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आती है। जोया को लगता है कि शायद बच्चे वापस आ गए हैं। वो बिना मुड़े ही बोलती है, अब क्या हुआ बच्चों? लेकिन जब वो पलटकर देखती है तो उसकी सांसें थम सी जाती हैं, उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं और दिल की धड़कनें एक बार फिर तेज हो जाती हैं। उसके सामने वो इंसान खड़ा है जिससे वो काफी समय से बचने की कोशिश कर रही थी। लहूश, आप यहाँ? जोया हिचकिचाते हुए पूछती है। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही है। अब क्या करेगी जोया? क्या आज लहूश दीवानगी की सारी हदें पार करेगा? क्या इन दोनों को इस तरह अलविना देख लेगी और लेगी बहुत बड़ा फैसला? जाने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। लहूश को अपने सामने देखकर जोया का गला सूख जाता है। वो हमेशा की तरह बेहद आकर्षक लग रहा है। उसकी गहरी नीली आंखें, उसके चेहरे पर बिखरी हल्की मुस्कान और उसके अंदाज में छुपी वो खामोश ताकत जो जोया को हमेशा से अट्रैक्ट करती आई है। आप यहाँ? जोया हिचकिचाते हुए पूछती है। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही है। लहूश धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम बढ़ाता है। जोया अपने बढ़ते हुए दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे लहूश उसके करीब आता जाता है वैसे वैसे उसकी धड़कनें और तेज होती जाती हैं। लहूश जोया को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसकी नजरों में अजीब सी चमक है। वो धीरे से कहता है, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। जोया अपना सिर झुका लेती है। उसके निचले होठों को उसके दांतों ने जकड़ लिया है। वो जानती है कि वो पल उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन लहूश के सामने उसकी हर कोशिश बेकार सी लगती है। लहूश देखता है कि जोया ने होठों पर जो लिपस्टिक लगाई है, बहुत ही हल्की सी लिपस्टिक, उसके होठों से जरा बाहर निकल गई थी। लहूश अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अंगूठे से उसके होठों से बाहर निकली हुई एक्स्ट्रा लिपस्टिक को थोड़ा पूंछ देता है। वो जैसे ही उसके होठों को छूता है, जोया के तो सारे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। नजर उठाकर लहूश को देखती है जो बड़ी बेसब्री वाली नजरों से उसे देख रहा था, जैसे अभी उसे पकड़कर जबरदस्ती किस कर देगा। जोया थोड़ी हिम्मत करके आखिर लहूश से पूछ लेती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि मैं आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती, और ना ही हमारे बीच ऐसा कुछ हो सकता है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि। जोया इतना ही बोलती है कि लहूश उसे अपनी बाहों में खींचकर उसको किस कर देता है। एक पल के लिए तो जोया की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि ये अचानक से क्या हो गया। कुछ देर किस करने के बाद लहूश उसे छोड़ देता है और जोया की आंखों में देखते हुए बोलता है, अगर तुम्हारी बात में जरा भी सच्चाई होती तो तुम मुझे इस कदर अपने करीब आने ही नहीं देती। तुम इस बात से चाहे लाख इनकार करो, इससे बचने की कितनी भी कोशिश करो, पर अपने दिल को कैसे समझाओगी जो मुझे देखते ही मचलने लगता है? फील करो अपनी धड़कनों को जो मेरे करीब आने से इतनी तेज हो जाती हैं कि मुझे बाहर तक सुनाई देता है। लहूश की बात वाकई में सच थी। जोया महसूस करती है कि उसकी धड़कनें वाकई में तेज हैं। वो मन ही मन में अपने आप को कोसती है कि क्यों लहूश के करीब आने से वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो बैठती है। लहूश जोया के एक्सप्रेशंस देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। मेरी बात याद रखना, किसी और को अपने करीब कभी मत आने देना। ये बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। लहूश जोया का सामान उठाता है और उसे कमरे के बाहर ले जाता है। जोया अपनी तेज धड़कनों के साथ वहीं खड़ी रहती है। रात में एक दिन सच में मुझे पागल कर देगा। लहूश घर के नौकरों से सबका सामान गाड़ी में रखवा देता है। बाहर एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी बिल्कुल तैयार खड़ी हुई थी। बच्चे बिल्कुल तैयार थे। वो दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। लहूश नीचे खड़ा हुआ था। अरे अरे आराम से, कितनी बार तुम लोगों से कहा है कि सीढ़ियों से आराम से उतरा करो। लहूश अपनी बाहें फैला लेता है और तीनों बच्चे दौड़कर लहूश की बाहों में आ जाते हैं। लहूश सब बच्चों को एक साथ गोद में उठा लेता है। तीनों बच्चे लहूश से चिपक जाते हैं। तभी जोया और अलविना भी वहां पर आ जाते हैं। लहूश बच्चों को किस करता है और तीनों बच्चे लहूश को किस करते हैं। उसके बाद लहूश बोला, तो फाइनली तुम लोग अंकल को छोड़कर जा रहे हो। तुम लोगों के बिना तो घर बिल्कुल सूना ही हो जाएगा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। आई विल मिस यू अ लॉट। आई विल मिस यू ऑल सो मच। तभी कुश ने लहूश से कहा, हम सभी आपको बहुत मिस करेंगे अंकल, और नानू को भी। हम लोग जल्दी आ जाएंगे। लहूश मुस्कुरा देता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक सीक्रेट सी उदासी छुपी हुई थी। वेरी गुड, मम्मा को बिल्कुल परेशान मत करना, ठीक है? और मुझे रोज कॉल करना। सारा लहूश के गले में बाहें डालते हुए बोली, अंकल आप क्यों नहीं चल रहे हमारे साथ? आप भी चलो ना, सच में बहुत मजा आएगा। लहूश ने बच्चों को आराम से नीचे उतारते हुए कहा, जानता हूँ, और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा तो, लेकिन अभी अंकल को यहाँ पर बहुत सारा काम है। एक बार जल्दी जल्दी से मैं ये काम निपटा लूँ, फिर मैं भी तुम लोगों के पास वहाँ जरूर आऊंगा, आई प्रॉमिस। अलविना नीचे पहुंचकर बोली, तो सब तैयार है निकलने के लिए? तीनों बच्चे एक्साइटेड होकर एक साथ बोलते हैं, यस मम्मा, वी ऑल आर रेडी। अलविना जोया से बोली, तुम बच्चों को गाड़ी में लेकर जाओ। जोया हल्का सा अपना सर हिला देती है और बच्चों से कहती है, चलो बच्चों फटाफट गाड़ी में बैठो। अलविना लहूश के पास आती है। लहूश थोड़े सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ अलविना से बोला, अलविना आर यू श्योर कि तुम वहाँ वापस जाना चाहती हो? सब कुछ अच्छा चल रहा है यहाँ पर, अगर बच्चों को पता चला कि। अलविना लहूश के आगे बोलने से पहले ही बोल पड़ी, डोंट वरी भाई, मुझे पता है आपको मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है, पर ट्रस्ट मी, मैं जो भी कर रही हूँ बहुत सोच समझ कर रही हूँ। मैं बहुत सोचने के बाद ही ये फैसला कर रही हूँ। लहूश अलविना से बोला, तो तुमने मुझे अपने साथ चलने के लिए मना क्यों किया है? मैं भी तो तुम्हारे साथ चलता हूँ ना, वहाँ तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है। तुम अकेले सब कैसे मैनेज करोगी? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अलविना एक उदासी भरी मुस्कान के साथ बोली, जो कुछ भी हुआ वो मैंने अकेले ही झेला है भाई। अब
आपकी बहन कमजोर नहीं है, अगर होती तो अब तक वो बची ही नहीं होती। मैं आज तक जिंदा हूँ, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि अब उन दोनों का बुरा वक्त शुरू हो गया है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जानती हूँ कि आगे चलकर मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, और जब पड़ेगी तो मैं आपको खुद बुलाऊंगी। तब तक आप सब कुछ मुझे हैंडल करने दीजिए। ये मेरी डिवाइन जर्नी है, जहाँ तक हो सके इसे मैं अकेले लड़ना चाहती हूँ। लहूश आगे कुछ नहीं पूछता, वो बस अलविना के कंधे पर हाथ रखकर बहुत नर्म और चिंता से भरे एक्सप्रेशन के साथ बोला, अपना ख्याल रखना और बच्चों का भी। एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है, हर कदम पर। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी सिर्फ मुझे पुकार लेना, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया पलट सकता हूँ। लहूश की बातें अलविना का दिल छू जाती हैं, उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वो लहूश को हक कर लेती है। आई नो भाई, दैट्स व्हाई आई लव यू सो मच। अलविना बहुत अच्छे से जानती थी कि लहूश और भीष्म कितना प्यार करते हैं उससे। अगर आज दोनों उसकी जिंदगी में ना होते तो पता नहीं वो कहाँ होती, किस हाल में होती, जिंदा भी होती या नहीं। अलविना के उन दिनों में जितना साथ भीष्म और लहूश ने उसे दिया, जितना प्यार उन दोनों ने उसे दिया, उसी की वजह से आज वो और उसके बच्चे सरवाइव कर पाए हैं। वरना उसने जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया था, उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, उसे जड़ से उखाड़ फेंकने में, उसे बर्बाद कर देने में। दोनों भाई बहन की तरह कुछ देर एक दूसरे को हक करते हैं, तभी रमा आंटी वहाँ पर आती है। उनके हाथ में कुछ डब्बे थे। अलविना और लहूश हक ब्रेक करते हैं। रमा आंटी आगे आती है और थोड़े नरम भाव से अलविना से कहती है, अलविना बेटा, अपना ख्याल रखना, बच्चों का भी ख्याल रखना। ये लो, इनमें मैंने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हैं, तुम भी खाना और बच्चों को तो जरूर से खिलाना। मेरी गैर हाजिरी में अगर बच्चे जरा भी कमजोर हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ आंटी की बात सुनकर अलविना हंस देती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, वो रमा आंटी को हक कर लेती है। थैंक यू आंटी, आई लव यू सो मच। रमा आंटी वाकई में उसे बिल्कुल दिल से प्यार करती थी। रमा आंटी और जोया ने अलविना का जिन हालातों में साथ दिया था, उसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता था। लहूश और भीष्म तो बात की बात है, सबसे पहले तो जोया और रमा आंटी ने ही जिंदा रहने में उसकी मदद की। न जाने कितनी बार उसकी जान बचाई और उसे नर्क से बाहर भी निकाला। रमा आंटी अगर न बताती तो अलविना को कभी पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है। उसे कभी ये भी पता नहीं चलता कि पागल खाने के वो डॉक्टर्स उसे जान से मारने वाले हैं। अगर जोया ने मदद न की होती तो अलविना कभी उन दोनों के साथ पागल खाने से बाहर नहीं निकल पाती और शायद उसी ब्लास्ट में खत्म हो जाती। फिर आज उसके पास जो खूबसूरत सी जिंदगी है, ये कभी होती ही नहीं। अलविना की जिंदगी में हर एक इंसान की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसा लगता है जैसे सबको सिर्फ भगवान ने उसी की मदद के लिए उसकी जिंदगी में भेजा है। कमाल की बात है, जिन लोगों पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, उन्होंने सिर्फ उसे दुख और तकलीफें दी, और जिन लोगों को उसने कभी जाना भी नहीं था, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट बनकर सामने आए, उसका सहारा बने, उसकी जीने की वजह बने, उसे जीने की वजह दी। जोया गाड़ी के बाहर खड़ी थी, बच्चों को गाड़ी में बैठा दिया गया था। लहूश सबको गाड़ी में बैठाकर सबको एयरपोर्ट की तरफ ले जाता है। गाड़ी अपनी नॉर्मल स्पीड के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। सारे बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। लव ने अलविना से कहा, मामा, मैंने सुना है कि इंडिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए। हमारी टीचर हमें जब इंडिया के बारे में पढ़ाती है तो वो कहती है कि वो बहुत अच्छी कंट्री है। आप हमें वहाँ पर घुमाओगे ना? मुझे बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करनी है हमें अपने इंस्टा के लिए, और मैं अपने सारे स्कूल के फ्रेंड्स को दिखाना चाहता हूँ कि हम इंडिया घूमने गए थे। अलविना बच्चों के बीच में बैठी हुई थी, जोया आगे की सीट पर लहूश के बगल में बैठी हुई थी। अलविना ने लव के बाल प्यार से ठीक करते हुए कहा, लेकिन बेटा, हम वहाँ अंकल की शादी में जा रहे हैं, घूमने के लिए नहीं। ये सुनकर लव अपना मुंह बना लेता है। खुश अलविना से बोला, लेकिन मम्मा, हम वहाँ पर कितने दिन के लिए रुकेंगे? ये सुन अलविना की मुस्कान गायब हो जाती है। अगर सच पूछो तो अलविना को खुद नहीं पता था कि उसे वहाँ कितना टाइम लग जाएगा। शायद ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि वो जो काम करने जा रही थी वो इतना आसान नहीं था कि कुछ दिनों में ही पूरा हो जाए। उसे अपनी आगे की लड़ाई के लिए काफी अच्छा खासा टाइम लगने वाला था। अलविना ने कहा, पता नहीं, कम भी रुक सकते हैं और ज्यादा टाइम भी। मम्मा को वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट काम है, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक वापस नहीं आ सकते। सारा अपने मन ही मन में सोचती है, आई रियली विश कि माँ को वहाँ पर ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि अगर वो जल्दी आ गई तो हमें भी जल्दी आना पड़ेगा। फिर मैं अपने डैड को कैसे ढूंढ पाऊंगी? उन्हें ढूंढने के लिए मुझे टाइम चाहिए। ओ गॉड प्लीज, मम्मा का काम इतनी जल्दी मत होने देना, ताकि हम वहाँ पर ज्यादा टाइम रुक सकें और मैं डैड को ढूंढ सकूं। क्या सारा के विश भगवान पूरी करने वाले थे? आखिर अलविना का इंडिया जाने का असली मकसद क्या था? क्या शौर्य अपने बच्चों को पहचान पाएगा? क्या इंडिया में अलविना के लिए नई मुसीबत बाहें फैलाए इंतजार कर रही थी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। लहूश की कार एयरपोर्ट के ड्रॉप ऑफ जोन में रुकती है। अलविना की फ्लाइट का समय नजदीक आ रहा था, लेकिन वे सभी समय पर पहुंच गए थे। कार से उतरते ही लहूश ने सामान नीचे उतारना शुरू किया। सूटकेस, हैंडबैग, बच्चों के बैकपैक, सब कुछ। जोया ने बच्चों का हाथ पकड़ रखा था, जबकि लव अलविना की गोद में बैठा था, अपनी छोटी सी उंगलियों से उसके बालों से खेल रहा था। अलविना ने लव को नीचे उतारा और सभी एयरपोर्ट के अंदर की ओर बढ़ने लगे। बच्चों ने अलविना और जोया का हाथ थाम लिया था, जैसे कि वे उन्हें खोने से बचना चाहते हों। लहूश ने सारा सामान चेक इन काउंटर तक पहुंचा दिया। अब वो वक्त था अलविदा कहने का। लहूश के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। अलविना उसके पास आई और उसे जोर से हक कर लिया और बोली, थैंक्स भाई, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। चलती हूँ, अपना मामू और रमा आंटी का ख्याल रखना। अलविना की आवाज में एक हल्की वाइब्रेशन थी। लहूश ने मुस्कुराकर उसके सिर पर एक प्यार भरा किस किया और कहा, तुम भी अपना ख्याल रखना, और मेरे तीनों शैतानों का भी। उसने कहा और आंखें थोड़ी नम हो गई। फिर वो बच्चों के पास गया। लव, कुश और सारा तीनों ने एक साथ उसे जकड़ लिया और बच्चे एक साथ बोले, अंकल, वी विल मिस यू। उनकी छोटी सी आवाज में एक दर्द था। लहूश ने उन्हें और कसकर खींच लिया और उनके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, मैं रोज वीडियो कॉल करूंगा, ठीक है? कोई नहीं भूल सकता मेरे बच्चों को। अलविना ने बच्चों का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगी। जोया भी उनके साथ ही चलने वाली थी कि तभी लहूश ने प्यार से आवाज दी, जोया। लहूश की आवाज ने जोया को अपनी जगह पर खड़े होने पर मजबूर कर दिया।
जोया के कदम रुक गए थे। वो कई दिनों से लहूश से दूरी बनाए हुए थी, लेकिन आज वो उसे इग्नोर नहीं कर पा रही थी। उसने देखा था कि कैसे लहूश ने अपने परिवार से प्यार जताया, एक बेटे, एक भाई, मामा और इंसान के तौर पर वो हर रोल में परफेक्ट था। शायद यही वजह थी कि जोया उसे पसंद करने लगी थी। वो धीरे धीरे पलटी। लहूश उसके करीब आया। उसकी आंखों में एक गहरा इमोशन था। जोया कुछ नहीं बोली। उसका दिल धड़क रहा था जैसे कि वो किसी विपल छाती से बाहर कूद जाएगा। कुछ सेकंड्स तक जोया बस गर्दन झुकाकर लहूश के जूतों को देखती रहती है। तभी अचानक उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। लहूश एक कदम आगे बढ़ता है और जोया के माथे पर किस कर देता है। जोया की आंखें बड़ी हो जाती हैं और सांस एकदम से रुक जाती है। धड़कनें तो शोर मचाने लगती हैं। जोया को एक अजीब सा एहसास होता है। वैसे तो लहूश ने पहले भी उसे 2-3 बार किस किया है, वो भी होठों पर, लेकिन ये किस कुछ अलग था, केयर और प्यार से भरा हुआ। जोया नजर उठाकर लहूश की आंखों में आंखें डालकर देखती है। लहूश की आंखों में उसे अपने लिए कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। लहूश ने बड़े प्यार से कहा, तुम भी अपना ख्याल रखना, मेरी बात याद रखना जो मैंने तुमसे कही थी, और मेरी वार्निंग भी, आई विल मिस यू, और तुम भी मुझे मिस करना। जोया का दिल बहुत उछलने लगता है। उसे लहूश की वार्निंग याद आती है कि वो किसी दूसरे लड़के को अपने करीब ना आने दे, क्योंकि वो उसकी है, सिर्फ उसकी। क्या वाकई में लहूश उससे प्यार करता है? ये सोचकर जोया के दिल में कॉम्प्लिकेटेड सी फीलिंग आने लगती है। तभी उसे अलविना की आवाज आती है, जोया जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। जोया एकदम से होश में आती है। वो फटाफट से अपना बैग पकड़ती है और एयरपोर्ट के अंदर भाग जाती है। उसके गाल लाल हो चुके थे, जो वो लहूश को बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती थी। लहूश बस हल्का सा मुस्कुराकर उसे ऐसे ही भागते हुए देखता है। उसके बाद उनके जाने के बाद वो वापस अपनी गाड़ी में जाता है और बैठकर निकल जाता है। जोया, अलविना और तीनों बच्चे प्लेन में एंट्री करते हैं और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अलविना बच्चों को ब्लैंकेट देती है ताकि उन्हें ठंड ना लगे, क्योंकि रात के टाइम पर ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वो और जोया विंडो सीट के पास बैठी थी। जोया के बगल में बैठी अलविना कहीं खोई हुई थी। तीनों बच्चे एक साथ बैठे थे और अब वो सो गए थे। जोया नोट करती है कि अलविना के एक्सप्रेशंस कुछ बदले हुए से लग रहे हैं, और ऐसा क्यों है ये बात वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती थी। पूरे 5 साल बाद आज वो दोनों वहाँ जा रही थी जहाँ पर उनका एक भयानक अतीत रहा है। तो कैसे ना उनके दिलों में हलचल हो। जोया को भी अपना वो भयानक अतीत याद आता है और उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं, पर वो जैसे तैसे खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है। अलविना के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। फाइनली वो लौट रही थी उसी दुनिया में, उन लोगों के बीच जिन्होंने उसे बर्बाद कर दिया था। वक्त आ गया था अपने इंतकाम का, लेकिन इंतकाम के साथ अलविना को और भी बहुत चीज़ों का ख्याल रखना था, जैसे कि अपने तीनों बच्चों का। गलती से भी तीनों बच्चों को उसके पास्ट के बारे में या अपने सो कॉल्ड बाप के बारे में कभी पता चलने न देने का। अलविना अब भी प्लेन के बाहर देख रही थी। प्लेन ऊंचाइयों में पहुंच चुका था, जहां से पूरे शहर लाइट से टिमटिमा रहे थे, लेकिन अलविना की आंखों में कोई चमक नहीं थी। एक अजीब सी कोल्डनेस थी। जोया अलविना के कंधे पर हाथ रखती है। क्या सोच रही हो अलविना? अलविना थोड़ी ठंडी आवाज में खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, फाइनली वी आर गोइंग बैक। 5 सालों से जिस इंतकाम की आग में मैं जल रही थी, उसमें अब उन लोगों को जलाने का वक्त करीब आ रहा है। ट्रस्ट मी, उन पर कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा। जोया अलविना से बोली, वो रहम के काबिल भी नहीं है। जो भी हो, जैसे भी हालत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जोया को याद आता है कि उस पागल खाने में अलविना की क्या हालत हो गई थी, वो भी उन लोगों की वजह से जो अलविना जैसी लड़की को धोखा दे सकते हैं। वो ऑफकोर्स किसी रहम के लायक ही नहीं होंगे। बहुत जल्द, हाँ बहुत जल्द हम तुम्हारे हर जख्म का हिसाब लेंगे। जोया ने जैसे ही ये बात कही, तभी अलविना ने जोया का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, तुम्हारी वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ। तुमने मेरा खून ना होकर भी मेरी सगी बहन से भी ज्यादा फर्ज निभाया है। तुमने जो मेरे लिए किया है, उसके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी भी तुम्हारे नाम कर दूँ तो कम है। जोया थोड़ी इमोशनल होकर हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, यह तो तुमने भी मेरे लिए कम नहीं है अलविना। अगर हम दोनों नहीं मिले होते तो शायद आज हमारे हालात ऐसे नहीं होते, शायद हम जिंदा ही नहीं रहते। कहते हैं ना कि भगवान हर किसी को किसी न किसी से मतलब से ही मिलवाता है। हमारे मिलने का भी एक मकसद ही था। इस बात पर अलविना भी हल्का सा अपना सर हिला देती है। जोया अलविना से बोली, तुमने आगे का क्या सोचा है? वहाँ पर जाकर तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम उस इंसान को फेस कर पाओगी? कहीं टूट तो नहीं जाओगी उसे देखकर? अलविना के एक्सप्रेशंस थोड़े डार्क हो जाते हैं। टूटने का वक्त तो अब उनका है। मैं सिर्फ उसे फेस ही नहीं करूंगी, उसे उजाड़ूंगी, बर्बाद भी करूंगी। उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, उसका दोगुना मिलेगा उन दोनों को। शौर्य और नैना के बारे में सोचकर ही अलविना का खून खौलने लगता है। न जाने कितने वक्त से उसे इस दिन का इंतजार था। जोया अलविना के कंधे पर अपना सर रख लेती है। सब कुछ अच्छा होगा अलविना, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है और तुम पर भी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुन अलविना भी मुस्कुरा देती है और बोलती है, आई नो एंड आई लव यू टू मच। प्लेन अंधेरी रात में आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगता है। सुबह के 8 बजे थे। इंडिया के एयरपोर्ट पर चहल पहल थी। लोग अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे थे। कुछ अपने सामान को लेकर व्यस्त थे, तो कुछ कॉफी की चुस्कियां लेते हुए अपने फोन पर बातें कर रहे थे। तभी अचानक एयरपोर्ट के रनवे पर एक प्राइवेट जेट उतरता हुआ दिखाई दिया। जेट का डिजाइन और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा नाम साफ बता रहा था कि ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि शहर का सबसे ताकतवर और रहस्यमय बिजनेस टाइकून शौर्य सिंह ओबरॉय का प्राइवेट एयरप्लेन है। एयरप्लेन का दरवाजा खुला और एक टॉल एंड स्टॉकी फिगर सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक ठंडी इनपेनेट्रेबल मास्क जैसी एक्सप्रेशन। उसने अपने गहरे काले सूट पर हाथ फेरा और तेज कदमों से एयरपोर्ट के अंदर की ओर बढ़ने लगा। उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड्स थे, जिनकी मौजूदगी से साफ था कि ये आदमी किसी साधारण हैसियत का नहीं था। शौर्य के चेहरे की गंभीरता और उसके आसपास का ऑरा इतना प्रभावशाली था कि एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों की नजरें अपने आप ही उस पर टिक गई। कुछ लोग फोटो खींचने लगे, कुछ फुसफुसाने लगे, अरे ये तो शौर्य सिंह ओबरॉय है। अलविना और जोया का प्लेन लैंड होता है और वो प्लेन से बाहर निकलते हैं। दोनों तीनों बच्चों के साथ बाहर आते हैं। प्लेन के बाहर इंडिया की धरती पर कदम रखते ही तीनों बच्चों की आंखों में चमक आ जाती है, खास करके सारा की आंखों में। पर शौर्य को तो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने फोन में किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज ठंडी और सख्त थी। हाँ, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, मीटिंग के लिए तैयार रहना, मैं सीधा वहाँ पहुँच रहा हूँ। उसने फोन काट दिया और अपने चश्मे को ठीक किया।
उसकी नजरें सीधी और निशानेबाज की तरह थी, जैसे वो हर चीज को भेद कर देख सकता हो। एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए अचानक रुक गया। ओए देख, वो शौर्य ओबरॉय है ना? गर्लफ्रेंड ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें चौंधिया गई। वाह, सुना तो बहुत था, लेकिन लाइव इतना हैंडसम। एक बिजनेसमैन जो अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था, उसने अपनी साथी से कहा, अगर इस आदमी ने किसी डील में हाथ डाल दिया तो समझो कि बाजार उसका हो गया। शौर्य इन सब बातों से बेखबर अपने गार्ड्स के बीच चल रहा था। उसके कदम की आवाज भीड़ के शोर में दब गई, लेकिन उसकी मौजूदगी नहीं। शौर्य को वॉशरूम जाना था, वो अपने गार्ड्स के साथ वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि गार्ड्स भी उसके पीछे पीछे आ रहे हैं, उसने बिना शब्द कहे सिर्फ अपना हाथ उठाया। इशारा मिलते ही सारे गार्ड्स बर्फ की तरह जम गए। वे वहीं रुक गए, जैसे उनके पैरों में जड़ें आ गई हों। शौर्य अकेला वॉशरूम के अंदर गया। वॉशरूम के शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपने चेहरे को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने पानी से अपना चेहरा धोया और गहरी सांस ली। उधर सारा इंडिया पहुंचने पर आज बहुत खुश थी। फाइनली फाइनली मैं इंडिया आ ही गई। वो इंडिया जहाँ पर मेरी मॉम रहा करती थी, वो इंडिया जहाँ मुझे अपने डैड के बारे में पता चलेगा, मैं अपने डैड से मिल पाऊंगी। अलविना जैसे ही उस धरती पर कदम रखती है, उसके सीने में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। एक अजीब सी बेचैनी, उसके पुराने दर्द जैसे फिर से अंगड़ाइयां लेने लगते हैं। अलविना ने काला चश्मा पहन रखा था, जिसमें वो अपनी आंखों में उभरे हर इमोशंस को छुपा रही थी। वो चश्मा ठीक करते हुए बच्चों का हाथ पकड़कर आगे बढ़ती है। वे सब एयरपोर्ट से बाहर निकलने के रास्ते में थे, तभी अचानक लव जोर से अपनी टांगों को कस लेता है और चेहरा तन जाता है। मम्मा! अलविना और बाकी सब रुक जाते हैं। अलवी लव की तरफ देखकर पूछती है, क्या हुआ बेबी, आर यू ओके? लव ने अपनी टांगों को और भी जोर से दबाते हुए कहा, मम्मा आई वांट टू गो टू वॉशरूम राइट नाउ, इट्स वेरी अर्जेंट। अलविना एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, ऑलराइट कम दिस वे। सभी एक साथ वॉशरूम की तरफ बढ़ चले। अलविना को यह तक नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है वो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या होगा वॉशरूम में? क्या शौर्य और अलविना की होगी मुलाकात? क्या शौर्य को अपना पाएगी अलविना? क्या उससे करेगी अपना हिस्सा बराबर? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अलविना के साथ 3 छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन उसकी खूबसूरती, उसका फिगर और उसका स्टाइल देखकर कोई भी यकीन नहीं कर सकता था कि वो खूबसूरत लड़की 3 बच्चों की माँ है। हालांकि तीनों बच्चों को देखकर कोई भी समझ सकता था कि वे किसी बेहद आकर्षक कपल की संतान है। तीनों इतने सुंदर थे कि लोग बिना देखे नहीं रह पाते। वॉशरूम के पास पहुंचकर अलविना और जोया ने देखा कि बाहर बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जैसे अंदर कोई वीआईपी हो। लव ने घबराते हुए कहा, मामा आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। अलविना टेंस्ड होकर बोली, बेटा तुम अकेले जाओगे? ठीक नहीं है। लव ने बेचैनी से अपनी टांगे मरोड़ते हुए कहा, कम ऑन मम्मा, आप मेरे साथ जेंट्स टॉयलेट में नहीं आ सकते, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। अलविना ने कहा, तो कुश को साथ ले जाओ। लेकिन कुश अपने वीडियो गेम में व्यस्त बोला, मैं इसके साथ नहीं जा रहा, ये अकेले ही मैनेज कर लेगा। लव अब और रुक नहीं सकता था। वो जल्दी से बाथरूम की तरफ भागा चिल्लाते हुए, मैं ठीक हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। लव अंदर चला जाता है, लेकिन अलविना बाकी दोनों बच्चों के साथ खड़ी थी। जोया अलविना से बोली, यहाँ पर क्या कोई मिनिस्टर आया है जो इतने सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हुए हैं? अलविना एक नजर उन गार्ड्स पर मारती है। हाँ लगता तो है, चलो हम थोड़ा साइड में जाकर वेट करते हैं, ऐसे बीच में खड़े रहना ठीक नहीं है। उसके बाद अलविना और बाकी लोग साइड में जाकर लव का इंतजार करते हैं। शौर्य दरवाजा खोलकर बाथरूम से बाहर निकलता है और सीधा वॉश बेसिन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो नल चालू करता है, हाथों पर हैंड वॉश लेकर अच्छी तरह साफ करने लगता है। तभी पीछे से एक और बाथरूम का दरवाजा खुलता है और शौर्य की शक्ल से काफी मिलती जुलती चेहरे वाला एक छोटा सा हैंडसम बच्चा लव बाहर आता है। शीशे में शौर्य की नजर अचानक उस बच्चे पर पड़ती है और उसे देखते ही उसके मुंह से निकला, ओह माय गॉड, ये बच्चा कितना क्यूट है और इसकी आंखें तो बिल्कुल मेरे ऊपर गई हैं। वो छोटी छोटी नीली आंखों वाला लव शौर्य को बहुत जाना पहचाना सा लग रहा था। लव वॉश बेसिन के पास पहुंचता है, लेकिन उसके सामने एक नई समस्या खड़ी होती है। बेसिन उसकी हाइट से थोड़ा ऊंचा है। वो उछल उछल कर पहुंचने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। शौर्य आंखों के कोने से उसकी हरकतें देख रहा है और मन ही मन कहता है, ये बच्चा मुझे इग्नोर करना चाहता है, लेकिन उसकी कोशिशें इतनी क्यूट हैं कि देखे बिना नहीं रह जाता। तभी शौर्य ने लव से पूछा, नीड एनी हेल्प? लव ने झट से कहा, नो थैंक्स, आई कैन हेल्प माई सेल्फ। शौर्य की भौहें हल्की सी ऊपर उठती है और वो खुद से बोला, अच्छा इतना कॉन्फिडेंट, मैं भी तो देखूं जरा ये बच्चा आखिर क्या करने वाला है। लव इधर उधर नजर घुमाता है और आखिरकार डस्टबिन पर नजर पड़ती है। वो तुरंत एक खाली डस्टबिन उठाता है, उसे पलटकर वॉश बेसिन के सामने रखता है और बड़ी ही कॉन्फिडेंटली उस पर चढ़ जाता है। वो बिल्कुल सही हाइट पर है। लव की हरकत देखकर शौर्य काफी इंप्रेस था। दोनों आईने में एक दूसरे को देखते हैं। अगर इस वक्त कोई उन दोनों को साथ में देख लेना तो कोई ये नहीं बोल सकता था कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। दोनों का चेहरा, पर्सनालिटी इतनी ज्यादा मेल खा रही थी कि कोई आसानी से बता सकता था कि दोनों बाप बेटे ही हैं, जिस बात से वो दोनों खुद ही अनजान थे। लव हाथ धोते धोते अचानक बोल पड़ता है, नाइस सूट, वेल आई हैव द सेम वन, मेरी मामा ने मेरे लिए चुना था और मैं इसमें बहुत हैंडसम लगता हूँ, इनफैक्ट आपसे ज्यादा। शौर्य उसकी तरफ देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। लव नोट करता है कि ये अंकल तो बड़े खड़ूस हैं, तो वो भी खड़ूस होने का पूरा नाटक करता है। लव कुछ ऐसे बच्चे नहीं थे कि वो लोगों के साथ ज्यादा फ्रैंक हो जाते थे। उन्हें बहुत कम लोगों के साथ बातें करना पसंद था। वो अनजान के साथ तो बिल्कुल बात नहीं करते थे, पर पता नहीं क्यों बस लव का मन हुआ शौर्य से बात करने का, तो उसने कॉम्प्लीमेंट पास कर दिया, वो भी शौर्य के जरिए खुद को ही। शौर्य आगे बढ़ने लगता है, तभी अचानक लव बोल पड़ता है, वैसे मुझे कोई शौक नहीं है किसी को कुछ भी बताने का। शौर्य के कदम रुक जाते हैं और वो लव की तरफ देखता है। लव थोड़े एटीट्यूड के साथ बोला, लेकिन मेरे मैनर्स कहते हैं कि मुझे आपको बता देना चाहिए, आपके सूट पर हल्का सा दाग लग गया है। शौर्य थोड़ा कंफ्यूज होकर अपने सूट की तरफ देखता है, तभी वो नोट करता है कि उसके सूट पर हल्का सा दाग लग गया है। शायद वो लग गया होगा जब वो वॉश बेसिन के पास खड़ा था। शौर्य बोला, ओह शिट, इतना ध्यान देने के बाद भी ये कैसे रह गया। शौर्य कुछ बोल पाता उससे पहले ही लव ने कहा, इट्स ऑल राइट, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। ये बोल के लव बड़े ही एटीट्यूड में वहाँ से चला जाता है। शौर्य शॉक्ड होकर उस बच्चे को देखता रहता है। पता नहीं किसका बच्चा है, पर एटीट्यूड में अभी से सबका बाप है।
शौर्य गहरी सांस लेता है और फिर से वॉश बेसिन के पास जाकर अपने दाग को थोड़ा क्लीन करने लगता है। लव बॉडीगार्ड्स को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ता है। बॉडीगार्ड्स भी लव को देखते ही रह जाते हैं। उन्हें लव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनका छोटा लिटिल बॉस उनके पास से गुजर रहा है। लव वहाँ पहुंच जाता है जहाँ पर अलविना और बाकी सब उसका इंतजार कर रहे थे। लव को देखकर अलविना ने कहा, आ गए तुम, अब चले। लव हाँ में अपना सिर हिला देता है। उसके बाद सब लोग एयरपोर्ट से बाहर चले जाते हैं। बाहर आते ही अलविना और उसके तीनों बच्चों पर लोगों की नजरें टिक जाती हैं। काले चश्मे, खुले बालों और हल्के मेकअप के साथ अलविना किसी अरबी सुपर मॉडल की तरह दिख रही थी और उसके साथ चल रहे थे तीनों एंजल्स। इतने प्यारे थे कि लोग बिना देखे रह नहीं पा रहे थे। चाहे अनचाहे उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अलविना ने अपने ड्राइवर को ढूंढा, एक पंजाबी व्यक्ति जिसके हाथ में अलविना रनावत लिखा हुआ बोर्ड था। वो उसके पास जाकर बोली, हेलो, आई एम अलविना रनावत, आर यू मिस्टर सरताज सिंह? ड्राइवर ने तुरंत जवाब दिया, जी मैम, प्लीज कम दिस वे। फिर सभी गाड़ी तक पहुंचे। ड्राइवर ने सामान लादा और अलविना ने बच्चों को गाड़ी में बिठाया। फिर वो ड्राइवर से बोली, तुम जा सकते हो, आई कैन ड्राइव माई सेल्फ। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे चाबी उसकी ओर बढ़ा दी। अलविना ड्राइविंग सीट पर बैठ गई, जबकि तीनों बच्चे पीछे और जोया सामने वाली सीट पर। तभी शौर्य भी एयरपोर्ट से बाहर निकलता है। उसने चश्मा पहन रखा था और धूप की रोशनी में उसकी पर्सनालिटी और भी निखर रही थी। उसके चारों ओर बॉडीगार्ड्स थे जो उसके साथ साथ चल रहे थे। शौर्य अपनी कार में बैठा और उसके गार्ड्स भी अपनी अपनी गाड़ियों में। इंजन स्टार्ट करते हुए वो एयरपोर्ट से निकल गया। थोड़ी ही दूरी पर एक पल ऐसा आता है जब अलविना और शौर्य की गाड़ी एक सिग्नल पर बिल्कुल पास ही थी, पर उनकी गाड़ियों के शीशे इतने काले थे कि अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए दोनों गलती से भी एक दूसरे को देख नहीं पाते। भगवान ने भी अजीब खेला है। सालों बाद दोनों एक दूसरे के इतने करीब होकर भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर थे। जल्दी ही सिग्नल की लाइट ग्रीन होती है और अलविना और शौर्य की गाड़ी वहां से निकलकर एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। तभी अचानक जाना पहचाना सा कुछ अलविना की आंखों के सामने ऐसा मंजर आता है जिसे देख के उसके दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। उनके ठीक सामने वही मेंटल असाइलम था जहां पर वो 5 साल पहले कैद थी। ये असाइलम जो 5 साल पहले ब्लास्ट में उड़ चुका था, अब उस जगह पर उससे भी ज्यादा बड़ा और शानदार अस्पताल था, लेकिन वो भी मेंटल असाइलम ही था। जोया और अलविना को एक ही झटके में अपना अतीत और उसका दर्द सब कुछ याद आ जाता है और उनकी आत्माएं कांपने लगती हैं। अलविना के हल्के से हाथ कपकपाने लगते हैं। उसकी आंखें जैसे नम होने लगती हैं। कैसे भूल सकती थी वो 5 साल पहले के उस दर्द को, उस टॉर्चर को जो उसने यहाँ पर कैसे झेला था। जोया अपने आप को संभालती है। वो अलविना के कंधे पर हाथ रखती है और उसे हल्का सा प्रेस करके अलविना को हौसला देती है। कुछ दूर आगे जाने पर सारा गाड़ी का शीशा खोलकर अपने हाथ को बाहर निकालती है और ठंडी हवाओं को महसूस करती है। जोया सारा से बोली, सारा बेटा, गाड़ी के अंदर हो जाओ, ऐसे बाहर निकलना ठीक नहीं है। साइड में कोई भी गाड़ी वाला टक्कर मार सकता है, तुम्हें चोट लग सकती है बेबी। सारा ने कहा, जोया आंटी, आसपास कोई भी गाड़ी नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। देखो ना कितनी अच्छी हवा चल रही है, इंडिया की हवा कितनी अलग है ना। अलविना थोड़ा डांटते हुए सारा से बोली, सारा, जोया आंटी ने जैसा कहा वैसा करो, इस हवा में कुछ अच्छा नहीं है, सिर्फ जहर है, चुपचाप अंदर बैठो। अलविना एकदम से सारा को डांट देती है। ये सुन सारा भी थोड़ी चौंक जाती है और उदास हो जाती है। लव कुश भी अचानक अपनी मम्मी का गुस्सा देख हैरान थे। वो चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जोया अलविना से बोली, उसे डांटो मत अलविना, वो बच्चे हैं, उन बेचारों को क्या पता। अलविना अपने जज्बातों को थोड़ा कंट्रोल करती है। वो गाड़ी का शीशा बंद कर देती है। पता नहीं उसे क्या हो गया है, लेकिन यहाँ पर आकर तो जैसे उसके सारे जख्म हरे हो गए थे। जोया सारा से बोली, अच्छा बच्चों, मेरे पास चॉकलेट है, तुम खाओगे? ये सुनकर सारा और लव कुश की आंखों में चमक आ जाती है। सारा बोली, हाँ मुझे चाहिए। लव कुश भी अपने वीडियो गेम से बाहर निकलकर बोले, और हमें भी चाहिए, हमें भी चॉकलेट दो। जोया मुस्कुराती है, अपने पर्स से चॉकलेट निकालती है और बच्चों को दे देती है। बच्चे चॉकलेट एंजॉय करने लगते हैं। सारा अपने हेडफोन लगा लेती है और म्यूजिक एंजॉय करने लगती है। जोया अलविना के हाथ पर हाथ रखकर बोली, जस्ट गेट अ ग्रिप अपॉन योरसेल्फ अलवी, आई नो कि तुम क्या सोच रही हो, बट रिलैक्स, ये बच्चे हैं। अलविना एक गहरी सांस लेकर बस हल्का सा अपना सिर हिला देती है। शौर्य अपनी गाड़ी में ऑफिस की तरफ जा रहा था। तभी अचानक उसके फोन पर कॉल आने लगता है। शौर्य अपने कान में ब्लूटूथ डालता है और फोन को पिक कर लेता है। तभी सामने से अभय की आवाज सुनाई देती है, शौर्य, हाउ आर यू? शौर्य सामने रोड पर फोकस करते हुए बोला, आई एम फाइन, हाउ आर यू डूइंग? सामने से अभय ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, मैं वापस लौट आया हूँ और अपने प्रोजेक्ट के लिए शिमला जा रहा हूँ। तुम्हें याद है ना हमारा वो होटल वाला प्रोजेक्ट? शौर्य कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, तो आप उसके लिए निकल रहे हैं? सामने से अभय ने जवाब दिया, हाँ बस मैं निकल ही रहा हूँ, इसलिए तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। बाय द वे, तुम हो कहाँ? शौर्य ने जवाब दिया, ऑन द वे हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ। कुछ सेकंड्स की चुप्पी के बाद अभय ने शौर्य से थोड़ी सीरियस आवाज में पूछा, शौर्य, तुम अपना ख्याल तो रख रहे हो ना? शौर्य अभय की बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ रहा था। अभय को उसकी बहुत चिंता थी क्योंकि फैमिली के नाम पर अब सिर्फ वो दोनों ही एक दूसरे के लिए रह गए थे। शौर्य बोला, मैं ठीक हूँ अंकल, डोंट वरी अबाउट मी, मैं खुद का ख्याल रख सकता हूँ। तभी अचानक फोन पर अभय से बात करते हुए उसका ध्यान सड़क से हट गया और अचानक एक भयानक हॉर्न की आवाज ने उसके कानों को चीर दिया। शौर्य ने ऊपर देखा, एक बहुत बड़ा ट्रक उसकी तरफ अनकंट्रोल्ड स्पीड से उसकी तरफ आ रहा था। शायद उसके ब्रेक्स फेल हो गए थे। उसकी आंखें फैल गई। उसने ब्रेक पर जोर से पैर मारा, स्टीयरिंग तेजी से घुमाया, लेकिन ट्रक अब बहुत करीब आ चुका था। एक जबरदस्त धमाका हुआ और कार के परखच्चे उड़ गए। क्या इस एक्सीडेंट में शौर्य मर गया? कहीं उसके चाचा अभय की कोई चाल तो नहीं थी? क्या होगा जब अलविना को शौर्य की इस एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। वहीं चारों तरफ धुओं का गुब्बार था। थोड़ी देर बाद जब धुआं छटा तो शौर्य ने देखा कि उसे कोई चोट नहीं आई थी। उसने हैरानी से देखा, एक चमकीली रेड फरारी एन वक्त पर आकर उसकी कार और ट्रक के बीच में आ गई और वो ट्रक उस फरारी से जा टकराया था। इसकी वजह से वो बच गया था और फरारी के परखच्चे उड़ गए। धुआं और आग की लपटें उठने लगी थी। शौर्य शॉक्ड होते हुए बोला, ये कार कहाँ से आ गई? तभी उसकी नजर फरारी की ड्राइविंग सीट पर पड़ी। एक खून से लथपथ हाथ शीशे से बाहर लटक रहा था। कुछ लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो चुकी थी और उस ड्राइवर को पकड़कर अस्पताल ले जाने की तैयारी में लग गए थे। शौर्य ने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोला,
थैंक गॉड आज जो भी हुआ किसी नाजुक से कम नहीं था। आज ना जाने किसकी वजह से खतरा टला है। ये कहकर शौर्य अपने ऑफिस की तरफ निकल गया, लेकिन शौर्य को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि आज सुबह वो खुद अपने बेटे से मिला था, वो भी 5 सालों बाद। हाँ, वो बात अलग है कि वे दोनों एक दूसरे को नहीं पहचान पाए थे, लेकिन लव के पांव इंडिया में पड़ते ही वो मौत उसको बस छू कर निकल गई थी। भला अलविना के होते हुए शौर्य की जान कोई और कैसे ले सकता था। थोड़ी ही देर में शौर्य अपने ऑफिस पहुंच जाता है। शौर्य गाड़ी का दरवाजा खोलता है और बाहर निकलता है। अपने सूट और अपने चश्मे को थोड़ा ठीक करता हुआ चेहरे पर हमेशा की तरह कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ शौर्य ऑफिस में एंट्री करता है। अलविना और जोया की गाड़ी बंगले पर पहुंचती है। ये बंगला राणावत खानदान का बंगला है जो इंडिया में मौजूद है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। वॉचमैन ने अलविना की गाड़ी को अंदर पार्क कर दिया और अलविना को सैल्यूट मारते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा नाम केशव है, मैं कई सालों से यहाँ का वॉचमैन हूँ। आपके आने की खबर लग गई थी तो मैं बस बंगले की सफाई करवा दी है। आपके आने की खबर लग गई थी तो मैंने बंगले की साफ सफाई करवा दी है। किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। अलविना मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू अंकल। तीनों शैतान उछलते कूदते गाड़ी से बाहर निकलते हैं और बंगले की तरफ देखते हुए बोले, वाह मामा, हम लोग यहाँ रहने वाले हैं। अलविना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आज से यहीं रहेंगे हम लोग। अलविना बच्चों को लेकर अंदर जाती है। जोया भी आगे बढ़ती है कि तभी अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो फोन ऑन करके देखती है तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। लहूश का मैसेज आया था, हैव यू रीच्ड। मैसेज पढ़कर जोया की उंगलियां मोबाइल के कीबोर्ड पर चलने लगती हैं। या वी जस्ट एंटर्ड इन बंगलो। सभी लोग बंगले के अंदर आते हैं। बंगलों को बड़े ही अच्छे से साफ सुथरे ढंग से सजाया गया था। बहुत ही मॉडर्न फर्नीचर बंगले में लगे हुए थे। हालांकि इस बंगले में कभी कोई रहता नहीं था। लहूश या भीष्म जब भी कभी इंडिया विजिट करते थे अपने किसी काम के लिए तो वो यहीं पर रुक जाया करते थे। अलविना अपना फोन लेती है और एक मैसेज टाइप करती है। कुछ सेकंड्स के बाद उसे एक रिप्लाई मिलता है जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अलविना जोया से बोली, जोया तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं कुछ टाइम में लौट आऊंगी। सारा अपनी मम्मी से बोली, मम्मा आप कहाँ जा रही हो। अलविना ने प्यार से सारा की गाल खींचते हुए कहा, इंडिया में मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे मिलने जा रही हूँ। काफी टाइम से उनसे मिली नहीं हो ना, इसलिए तुम जोया आंटी को परेशान मत करना, और हाँ बंगले के बाहर मत जाना, यहीं पर रहना अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है। सारा मुंह बनाते हुए बोली, मैं अच्छी बच्ची हूँ मामा, मैं कभी किसी को परेशान नहीं करती, पूछो जोया आंटी से। इस बात पर जोया हंस दी, हाँ मेरी सारा दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची है, बस लव कुश बदमाश है। जोया का कमेंट सुनकर लव कुश एकदम से मुंह फुलाकर उसकी तरफ देखते हैं, जिन्हें देखकर जोया की और अलविना दोनों की हंसी छूट जाती है। मैं निकलती हूँ, तुम बच्चे को खाना खिला देना। जोया कुछ नहीं पूछती, बस हल्का सा अपना सर हिला देती है। उसके बाद अलविना बंगले के बाहर गाड़ी लेकर चली जाती है। घर के कुछ नौकर उनका सामान लेकर अंदर आते हैं। एक नौकर उनके पास आकर बोला, मैम चलिए मैं आपको आप सबका कमरा दिखा देता हूँ। जोया बच्चों के साथ उसके पीछे चली जाती है। सबका सामान अपने अपने कमरे में पहुंचा दिया जाता है। जोया बच्चों से बोली, जल्दी ही नहा धोकर रेड, जल्दी से नहा धोकर नीचे आओ, तब तक मैं तुम लोगों के लिए खाना तैयार करवाती हूँ, ठीक है। बताओ क्या क्या खाओगे तुम लोग। कुश ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तो हॉट डॉग खाऊंगा। लव ने भी कहा, मुझे पिज्जा खाना है, वो भी चीज बर्स्ट वाला। और सारा ने कहा, मुझे बर्गर चाहिए, मेरा भी बर्गर खाने का बहुत मन हो रहा है। जोया बच्चों से बोली, ठीक है मैं तुम लोगों का खाना बनवाती हूँ, तब तक तुम लोग नहा धोकर नीचे आ जाओ। जोया वहाँ से चली जाती है और कुश जाकर बिस्तर पर लेटते हुए बोला, मैं तो बहुत थक गया हूँ। लव कुर्सी पर बैठ जाता है और उकसाते हुए बोला, चल ऑनलाइन आजा, गेम खेलते हैं। ये सुनकर कुश एकदम से उठ जाता है, हाँ चल खेलते हैं। सारा अपने हाथों को अपने कमर पर रखकर आंखें सिकोड़कर उनकी तरफ देखते हुए बोली, तुम लोगों को पूरा दिन गेम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता ना। अभी अभी जोया आंटी ने कहा है जल्दी नहा धोकर नीचे जाना है खाना खाने के लिए। लव अपने मोबाइल फोन में फोकस करते हुए बोला, जब तू अपने लैपटॉप में घुसी रहती है तो हम लोग तुझे डिस्टर्ब करते हैं क्या। नहीं ना, और वैसे भी अभी हमें भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तो हम खा लेंगे। सारा हंसते हुए बोली, इन लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद सारा नहाने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल के पास आते हैं। उनकी पसंद का खाना तैयार हो चुका था और उसकी महक पूरे हॉल में थी। लव ने जोया से कहा, वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है बहुत अच्छा खाना बना है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दो ना जोया डार्लिंग। जोया मुस्कुराकर लव को अपनी गोद में उठाकर कुर्सी पर बिठाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, चलो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। उसके बाद सब लोग खाना खाने लगते हैं। सारा खाते वक्त भी किसी ख्याल में डूबी हुई थी। जोया सारा से बोली, क्या सोच रही हो सारा, खाने पर फोकस करो बेबी। सारा कुछ सोचते हुए जोया से बोली, जोया आंटी आप और मम्मा यहाँ पर कैसे मिले थे। सारा का सवाल सुनते ही अचानक जोया के हाथ खाते खाते रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। लव कुश भी जोया की तरफ देखते हैं और कुश ने भी पूछा, हाँ जोया डार्लिंग तुमने ये तो कभी बताया ही नहीं। जोया को जब याद आता है इस सवाल का जवाब तो उसकी आत्मा जैसे थरथराने लगती है। अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करते हुए जोया बच्चों से बोली, लेकिन तुम्हें क्यों जानना है। सारा अपने कंधे उचकाते हुए बोली, बस ऐसे ही, आपने कभी बताया नहीं कि आप लोग कैसे मिले थे। आप लोग इंडिया में ही मिले थे ना, फिर आप लोग अमेरिका कैसे पहुंच गए। सारा काफी सवाल करने लगती है जिनके जवाब जोया नहीं देना चाहती थी। जोया ने सारा और लव कुश से कहा, ये सब जानने के लिए बहुत वक्त पड़ा है, पहले अच्छे से खाना खा लो वरना अलविना मुझे बहुत डांटेगी कि मैंने तुम लोगों को ठीक से खाना नहीं खिलाया। ये सुनते ही सब मन मारकर खाना खाने लग जाते हैं। खाना खाने के बाद सारा हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। उसने फटाफट अपना लैपटॉप निकाल लिया था और अपने काम में जुट गई थी। तो यहाँ आंटी से भी कुछ पता नहीं चला, समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या हिंट निकालूं, कैसे पता करूं मम्मा के पास के बारे में। कुछ तो पता करना ही होगा वरना मैं अपने डैड तक कैसे पहुंचूंगी, मुझे किसी भी हाल में उन तक पहुंचना है। ये कहने के बाद सारा ने लैपटॉप में कुछ बटन दबाए लेकिन वो किसी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाई। उसकी नीली आंखों में एक अजीब सी उदासी तैर रही थी। वो बोली, मुझे बहुत मुश्किलों से यहाँ आने का मौका मिला है, वरना तो मम्मा कभी सपने में भी इंडिया आने के बारे में नहीं सोचती थी। वो अपने हाथों से लैपटॉप की स्क्रीन पर उंगलियों से लकीरें खींचने लगी और बोली, पता नहीं उन्हें यहाँ से क्या प्रॉब्लम थी, शायद मेरे डैड ने उन्हें बहुत ज्यादा हर्ट किया था, इसलिए वो यहाँ कभी नहीं आना चाहती थी। अचानक उसकी मुट्ठी बंद गई और एक्साइटेड होते हुए बोली, मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा, ढूंढकर उन्हें ऐसी डांट मारूंगी, क्यों उन्होंने मेरी मम्मा को छोड़ दिया, क्यों उन्होंने हमें कभी देखा नहीं। हाँ तारा ऐसे ही सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करती रहती है। तभी वो स्क्रॉलिंग करते करते एक फेमस पेज पर पहुंच जाती है। वो पेज जहाँ पर उसे उस शख्स का चेहरा दिखाई देता है जिसे वो ढूंढ तो रही थी मगर जानती नहीं थी।
उस आदमी का चेहरा देखते ही सारा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो लैपटॉप को करीब करके गौर से उस आदमी को देखती है। ओह माय गॉड, आदमी कितना हैंडसम है और ये तो यहाँ का नंबर 1 बिजनेसमैन है। इसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी हैं। वेरी इंप्रेसिव। सारा इस वक्त लैपटॉप की स्क्रीन पर जिसे देख रही थी वो कोई और नहीं शौर्य सिंह ओबरॉय था, जो सूट बूट में चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उस पेज पर उसकी पॉपुलैरिटी के चर्चे थे जिन्हें सारा बहुत इंटरेस्ट लेकर रीड कर रही थी। क्या बात है, शौर्य सिंह ओबरॉय, इसकी बायोग्राफी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या ये इंस्टाग्राम पर होगा? चेक करती हूँ। सारा फटाफट से शौर्य सिंह ओबरॉय की इंस्टाग्राम आईडी को इंटरनेट पर सर्च मारती है। उसके बाद उसे इंस्टाग्राम पर सर्च मारती है, फिर उसे फॉलो करके उसके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। सारा बोली, आई होप कि ये मिस्टर हैंडसम मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। क्या किस्मत कनेक्शन था ये जो सारा अपने आप ही शौर्य की पर्सनालिटी की तरफ खींची जा रही थी। क्या शौर्य उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा? आखिर किस्मत ने उनका क्या फैसला लिखा है, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। एक लग्जरी अपार्टमेंट के बाहर अलविना एक एलिवेटर के सामने दरवाजे के सामने खड़ी होती है। उसके चेहरे पर एक गहरी सोच और थोड़ी बेचैनी दिखाई देती है। अलविना अपनी महंगी रोलेक्स घड़ी पर नजर डालते हुए बोली, उम्मीद है ये सरप्राइज प्लान के मुताबिक काम करे। वो दरवाजे की बेल बजाती है। कुछ सेकंड्स का सन्नाटा, फिर दरवाजा खुलता है। दरवाजा खोलते ही आंखें फैलाकर एक लड़की बोली, अलविना रनावत, ओह माय गॉड, द ग्रेट सर्जन ऑफ यूएसए। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अलविना की फ्रेंड कावेरी है। कावेरी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो अपनी बाहें फैलाती है। अलविना मुस्कुराती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। अलविना उसके गले लगते हुए ही बोली, कैसी हो तुम? कावेरी ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, बहुत अच्छी, तुम बताओ कैसी हो? अलविना बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब तुम्हें देखकर तो और भी ज्यादा। अलविना अंदर आती है। कावेरी दरवाजा बंद कर देती है। दोनों लिविंग रूम की ओर बढ़ते हैं। अलविना कावेरी को देखते हुए बोली, कावेरी आहूजा, फेमस तो आजकल तुम भी बहुत हो गई हो। वर्ल्ड फेमस साइकियाट्रिस्ट का अवार्ड जो मिला है तुम्हें। कावेरी उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़ती है। कावेरी ने उसे डांटते हुए कहा, अरे क्या तुम भी यार, आओ बैठो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कितना वक्त लगा दिया तुमने आने में। सुबह मैसेज किया था और देखो दोपहर हो गई। अलविना अपनी आंखें घुमाती है और सोफे पर आराम से बैठ जाती है। अलविना बोली, अरे यार, घर आते ही सबसे पहले तुमसे मिलने आई हूँ। मुंबई शहर में सब कुछ बदल गया। अगर कुछ नहीं बदला तो यहाँ का ट्रैफिक और ना ही कभी बदलेगा, मुझे लगता है। कावेरी बोली, हाँ ये बात तो है। अच्छा अब ये बताओ क्या लाऊं तुम्हारे लिए, चाय कॉफी ठंडा? अलविना सोफे पर रिलैक्स होते हुए बोली, बस एक गिलास पानी और कुछ नहीं। कावेरी अलविना के हाथों में हाथ डालकर बोली, ऐसे कैसे कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारी फेवरेट कॉफी बनाकर लाती हूँ। कावेरी किचन की ओर चली जाती है। अलविना आसपास नजर घुमाती है, कमरे की डिटेल्स नोटिस करती है। थोड़ी देर बाद कावेरी 2 कप कॉफी लेकर आती है। कावेरी कॉफी पीते हुए बोली, तुम लंदन से कब आई, मुझे बताया भी नहीं। अलविना ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, मैं तो 1 महीने पहले ही आ गई थी। तुम बताओ तुम्हारी लाइफ में ये सब कैसा चल रहा है? कावेरी ने थोड़ी मायूसी से कहा, हाँ सब अच्छा चल रहा है, बस यहाँ ठीक से काम जमाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम बताओ तुम यहाँ किसी इंपॉर्टेंट काम से आई हो? अलविना ने इस बार नॉर्मल आवाज में कहा, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है और राघव की शादी के लिए भी। तुम्हें पता है ना वो शादी कर रहा है, तुम्हें इनविटेशन मिला या नहीं? कावेरी उसकी बात सुनकर अपनी आंखें घुमाती है और बोली, कम ऑन, अगर वो मुझे इनविटेशन नहीं देता तो मैं उसकी टांगे नहीं तोड़ देती। ऑफ कोर्स मिला है, मैं चल रही हूँ शादी में। दोनों जोर से हंसते हैं। कुछ देर तक वो पुराने दिनों की यादें ताजा करते हैं। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। अलविना ने चौंक कर कहा, हमारे घर कोई और भी आने वाला था क्या? कावेरी मुस्कुराते हुए खड़ी होती है और उसने बोला, वेल आने वाला नहीं, आने वाली है, एक सरप्राइज देती हूँ तुम्हें, रुको। कावेरी दरवाजे की ओर बढ़ जाती है। दरवाजा खोलते ही एक चुलबुली सी लड़की अपनी बाहें फैलाकर कावेरी पर टूट पड़ती है। अलविना जब अस्मिता को देखती है तो एकदम से खड़ी हो जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव उभर आते हैं। अस्मिता नायक एक बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने मेकअप के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अस्मिता ने चिहुकते हुए कहा, बेबी हाउ आर यू? अलविना कांपती हुई आवाज में बोली, अस्मिता, ओह माय गॉड। अस्मिता अलविना को देखते ही दौड़कर उसे जकड़ लेती है। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। अस्मिता आंखों में आंसू लाते हुए बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, हम तीनों फिर से एक साथ। कावेरी तीनों के लिए वाइन निकालते हुए बोली, आज तो सेलिब्रेशन होगा, सालों बाद हमारी ट्रायो वापस एक साथ हुई है। वे तीनों एक साथ गिलास उठाते हैं और अलविना गिलास हवा में उठाते हुए बोली, टू अनडिस्ट्रैक्टेड फ्रेंडशिप। तीनों ही एक साथ चीयर्स की आवाज के साथ कमरा गूंज जाता है। सीन धीरे धीरे फेड आउट होता है जबकि तीनों दोस्त हंसते बतियाते दिखाई देते हैं। शौर्य अपने ऑफिस के मीटिंग रूम में बैठा था। कमरा डिम लाइट में डूबा हुआ था। सामने प्रोजेक्टर पर स्लाइड चल रही थी। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सब लोग उठकर चले जाते हैं और शौर्य अपने केबिन की ओर बढ़ता है। केबिन में प्रवेश करते ही वो देखता है कि मिस्टर जडेजा, उसका एक खास इन्वेस्टर, उसका इंतजार कर रहा है। शौर्य थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, मिस्टर जडेजा आप और यहाँ? मिस्टर जडेजा तुरंत सोफे से उठकर खड़ा हो जाता है। मिस्टर जडेजा गिल्ट भरी आवाज में बोला, बिना बताए आने के लिए माफी चाहता हूँ मिस्टर ओबरॉय, लेकिन मैं आपको इनविटेशन कार्ड देने आया हूँ। शौर्य हल्का सिर हिलाकर उसे बैठने का इशारा करता है। शौर्य स्माइल करते हुए बोला, मुझे पता चला आपकी बेटी की शादी का, कांग्रेचुलेशंस। मिस्टर जडेजा टेबल पर रखे इनविटेशन कार्ड को शौर्य की ओर बढ़ाता है और शौर्य से बोलता है, ये स्पेशली आपके लिए है। मैं जानता हूँ आपका वक्त कीमती है, लेकिन अगर आप आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। शौर्य कार्ड को देखता है, रिया जडेजा और राघव मल्होत्रा। वो नहीं जानता था कि ये वही शादी है जिसमें अलविना भी आ रही है। शौर्य पेशेवर अंदाज में बोला, आप हमारे पुराने इन्वेस्टर हैं, आपकी रिक्वेस्ट मैं नहीं टाल सकता, मैं जरूर आऊंगा। मिस्टर जडेजा खुशी से भर जाता है और इमोशनल होकर बोला, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। फिर वो थोड़ा झिझकते हुए आगे बोलता है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और क्या आप अपनी फियांसे नैना के साथ आएंगे? मेरे मेहमान आप दोनों से मिलना चाहेंगे। नैना का नाम सुनते ही शौर्य के चेहरे पर एक अजीब सी झलक दौड़ जाती है, लेकिन वो जल्दी से खुद को संभाल लेता है। शौर्य ठंडी आवाज में बोला, ठीक है हम दोनों साथ आएंगे। मिस्टर जडेजा खुशी से हाथ मिलाकर चला जाता है। शौर्य फोन उठाता है और नैना को कॉल करता है। नैना ने जैसे ही कॉल रिसीव किया तो वो बोला, मेरे ऑफिस आओ राइट नाउ। 15 मिनट बाद नैना अपनी गाड़ी को शौर्य के ऑफिस के बाहर रोकती है। वो मिरर में खुद को चेक करती है। नैना खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, कौन? शौर्य ने खुद मुझे बुलाया है, आई होप आई लुक परफेक्ट। वो गाड़ी से निकलकर शौर्य के केबिन तक पहुंचती है। दरवाजा खटखटाती है। शौर्य बिना ऊपर देखे ही बोला, कम इन। नैना अंदर आती है। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट छुपाए नहीं छुप रहा था।
नैना मुस्कुराते हुए बोली, तुमने मुझे बुलाया बेबी? शौर्य नजर उठाकर देखता है। नैना एक स्टाइलिश हॉट ड्रेस में खड़ी है। शौर्य गंभीरता से बोला, हाँ तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था। ये बोलकर शौर्य फिर से अपने लैपटॉप में देखने लग जाता है, जैसे उसे नैना की तरफ देखने में कोई खास इंटरेस्ट ना हो। नैना ये सुनकर खुश हो जाती है कि शौर्य को उससे कुछ जरूरी काम है। वो शौर्य से बोली, हाँ शौर्य बोलो ना, मैं तो कब से इस घड़ी का वेट कर रही थी। शौर्य ने अपने क्रेडिट कार्ड को टेबल पर सरकाते हुए कहा, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये लो कार्ड और अपनी शॉपिंग कंप्लीट करो कि हम बहुत जल्द हमारे इन्वेस्टर की बेटी की शादी में जा रहे हैं। उन्होंने हम दोनों को साथ में बुलाया है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये सुनकर नैना काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो टेबल के पास पहुंचकर ग्रेटफुली आती है और पूरे स्टाइल के साथ उस कार्ड को अपने हाथ में उठा लेती है। श्योर बेबी। शौर्य, मैं सोच रही थी कि नैना इतना ही बोलती है कि शौर्य उसे बीच में काटते हुए बोला, अभी बिजी हूँ, बात नहीं कर सकता, तुम जा सकती हो, मुझे बस यही बोलना था। नैना ने एक आखिरी कोशिश करते हुए कहा, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुन लो, कम से कम कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। शौर्य ने इस बार बिना सिर उठाए गुस्से में कहा, मैंने कहा ना अभी बिजी हूँ, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? उसकी आवाज में ऐसी रफनेस थी कि नैना के होंठ कांप गए। वो अपनी जगह पर जम गई, मानो जमीन ने उसके पैरों को जकड़ लिया हो। नैना ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, पर मैं सोच रही थी कि हम। शौर्य ने अचानक लैपटॉप बंद करते हुए कहा, नैना क्या तुम समझती नहीं, मुझे अभी कोई बातचीत नहीं करनी। उसकी गर्दन की नसें तन गई, रूम का टेम्परेचर जैसे गिरता चला गया। नैना ने गहरी सांस ली, उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई, पर उसने अपने हाथों को कांपने नहीं दिया। शौर्य का ऐसा रूड बिहेव कभी कभी तो नैना को बहुत ज्यादा इरिटेट कर देता था, पर वो अपने दिल पर पत्थर रखकर इन चीजों को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करती थी। नैना झूठी मुस्कान के साथ बोली, ये श्योर, मैं चलती हूँ। वो पलटी और उसी स्टाइलिश अंदाज में दरवाजे की ओर बढ़ी, जैसे कोई सुपर मॉडल रैंप वॉक पर चल रही हो। पर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसकी सांसें तेज हो गई। नैना दरवाजे के पीछे मुट्ठियां भींचते हुए बोली, एक दिन तुम मेरे बिना जी नहीं पाएगा शौर्य ओबरॉय। नैना एक कोने में रुकी और उसने किसी को कॉल लगाया। थोड़ी देर बात करने के बाद वो बोली, शौर्य बहुत हुए तुम्हारे तमाशे, अब तुम्हें मैं बताऊंगी कि नैना क्या चीज है। तुम्हें खुद को अपनाने के लिए मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी नैना नहीं। क्या नैना शादी में कोई सीन करेगी? क्या अलविना और शौर्य की मुलाकात होगी? शौर्य कैसे करेगा एक साथ दोनों का सामना? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला। नैना की गाड़ी एक बड़े से होटल के गेट पर रुकती है। वो तेजी से लॉबी में दाखिल होती है। वहाँ पर उसकी मां मृणालिनी और डैड ब्रिजेश अस्थाना रुके हुए थे। नैना के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और वो बड़बड़ाते हुए बोली, शौर्य ने खुद मुझे शादी में चलने को कहा, ये मेरा गोल्डन चांस है। नैना अब एक रूम के बाहर पहुंचकर बेल बजाती है। तभी मृणालिनी दरवाजा खोलती है और नैना को वहाँ पर देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है। नैना तुम और यहाँ? नैना ने माँ की बात को काटते हुए कहा, वाओ मॉम, यू आर लुकिंग फैबुलस। मृणालिनी ने बोल्ड अंदाज में कहा, ओह कम ऑन यार, आई एम ऑलवेज फैबुलस, कम इन। नैना अंदर आती है। रूम बहुत बड़ा और शानदार था। तभी बाथरूम से उसके डैड ब्रिजेश भी बाहर निकलते हैं, जो अभी अभी नहाकर आए थे। नैना और ब्रिजेश एक दूसरे को देखते हैं। नैना मुस्कुराकर बोली, हेलो डैड, हाउ आर यू? ब्रिजेश अस्थाना मृणालिनी का पति यानी नैना का सौतेला डैड था। ब्रिजेश आगे आता है, आई एम फाइन एंड व्हाट अबाउट यू? नैना हल्का सा ब्रिजेश को हक करती है, आई एम एब्सोल्युटली गुड डैड, आप कैसे हैं? ब्रिजेश नैना से बोला, तुम लोग बातें करो, आज मुझे ऑफिस जल्दी पहुंचना है क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद ब्रिजेश वहाँ से चला जाता है। मृणालिनी नैना को अंदर लेकर आती है और दोनों बेड पर बैठ जाती हैं। नैना एक्साइटेड होते हुए बोली, मॉम आप गेस कीजिए कि आज मेरे साथ क्या हुआ। यू नो व्हाट, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। शायद इस वक्त दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश कोई हो सकता है। मृणालिनी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोली, ऐसा क्या मिल गया तुम्हें जो तुम इतनी खुश हो रही हो? शौर्य के बच्चे की माँ बन रही हो क्या? ये सुनकर नैना अपना मुंह बना लेती है, एक दिन वो भी बन जाऊंगी मॉम, फिलहाल बात कुछ और है। मृणालिनी खड़ी होकर बोली, अगर इसके अलावा कोई और बात है तो बेकार है। अब आई गई हो तो बता दो क्या बात है। नैना एक्साइटेड होकर अपनी माँ के पास जाकर बोली, मॉम आपको पता है शौर्य के किसी इन्वेस्टर की बेटी की शादी है, तो शौर्य मुझे अपने साथ उस शादी में ले जाना चाहता है। यू नो व्हाट मॉम, कैन यू इमेजिन, शौर्य ने खुद मुझे कहा कि वो शादी में मुझे ले जाना चाहता है और मुझे शॉपिंग करने के लिए अपना कार्ड भी दिया। ये सुनकर मृणालिनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और उसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? ये सुनकर नैना की स्माइल थोड़ी फीकी पड़ जाती है। खुश होने वाली बात तो है ना मॉम, शौर्य मुझे कहीं अपने साथ नहीं लेकर जाता। आज उसने खुद मुझे कहा कि वो मुझे शादी में अपने साथ लेकर जाना चाहता है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मृणालिनी ने टॉन्ट मारते हुए कहा, कभी कभी तो मुझे डाउट होता है क्या तुम सच में मेरी बेटी हो? नैना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। मृणालिनी ने नैना का हाथ पकड़ उसे फिर से बिस्तर के पास ले जाती है और दोनों साथ में बैठ जाते हैं। मृणालिनी थोड़ी सीरियस आवाज में नैना से बोली, देखो नैना, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना बंद करो और बड़ा हाथ मारो। 5 साल से तुम लोग रिलेशनशिप में हो, पर आज तक शौर्य ने कभी शादी का जिक्र नहीं किया। 5 साल पहले तुम्हारी जो शादी टूट गई थी, उसके बाद से शौर्य ने दोबारा कभी तुमसे शादी करने की बात नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना मन बदल रहा है? मुझे तो अब ये लगने लगा है कि उसे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। इस बात पर नैना थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए बोली, नहीं मॉम आप कैसी बातें कर रही हो? ऑफ कोर्स शौर्य मुझसे शादी करना चाहता है। मृणालिनी नैना से बोली, तुम बेवकूफ हो और बेवकूफ ही रहोगी। जानते हो ना शौर्य ने आज तक तुम्हें नहीं छुआ, तुम दोनों के बीच आज तक कुछ नहीं हुआ। अब तो मुझे इस बात का भी डर है कि किसी दिन वो तुमसे साफ साफ ना कह दे कि तुम उसकी जिंदगी से चली जाओ और वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम्हारी ये लग्जूरियस लाइफ 1 मिनट में खत्म हो जाएगी। ये बात सुनकर नैना बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा मॉम, इस बारे में तो कभी इतनी गहराई से मैंने सोचा ही नहीं। मैं ऐसा क्या करूँ कि शौर्य मुझसे शादी करने के लिए मान जाए? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे 5 सालों में वो अलविना के सदमे से बाहर ही नहीं निकला है। मृणालिनी नैना से बोली, कोई भी इंसान किसी से भी आखिर कितना भी प्यार करता हो, एक ना एक दिन उसे भूल ही जाता है। लेकिन नैना अब तुम्हारी भी उम्र निकलती जा रही है। अभी तुम जवान हो, खूबसूरत हो, अपनी खूबसूरती के जाल में आसानी से शौर्य को फंसा सकती हो। बाद में अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। मृणालिनी की बात सुनकर नैना कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या मतलब है मॉम आपका? मृणालिनी ने कहा, फिलहाल तुम इन सब के बारे में मत सोचो और उस पार्टी में जो ड्रेस पहनी है उसे खरीद के आओ, फिर मैं तुम्हें एक जबरदस्त आइडिया देती हूँ। थोड़ी देर में नैना ने मॉल के शीशे के बाहर अपने रिफ्लेक्शन को निहारा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। आज वो शौर्य के कार्ड से शॉपिंग करने आई थी और वो इसका पूरा फायदा उठाने वाली थी। उसने अपने बालों को हल्का सा झटक दिया और एलिगेंटा बुटीक के अंदर कदम रखा। दुकान का शानदार इंटीरियर और रैक पर लटकी हुई डिजाइनर ड्रेसेस देखकर उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। एक सेल्स गर्ल तुरंत उसके पास आई और बोली, गुड मॉर्निंग मैडम, क्या आपको कुछ खास चाहिए?
नैना ने रैक के पीछे लटकी एक मस्कुरारा गाउन की तरफ इशारा किया। ड्रेस पर जटिल कढ़ाई और स्फटिक के काम ने उसे तुरंत आकर्षित कर लिया था। नैना ने ऑर्डर करते हुए कहा, इसे निकालो, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। सेल्स गर्ल ने ड्रेस को सावधानी से निकाला और ट्रायल रूम तक ले गई। नैना ने ड्रेस पहनी और शीशे के सामने खड़ी हो गई। ड्रेस उसके कर्व्स को परफेक्टली हाईलाइट कर रही थी। नैना खुद से बोली, यही वो ड्रेस है जो शौर्य को मेरी तरफ देखने पर मजबूर कर देगी। लेकिन तभी उसकी नजर ड्रेस के हेम लाइन पर पड़ी और वो चौंकते हुए बोली, उफ, यहाँ का धागा निकला हुआ है। वो झट से उस सेल्स गर्ल के पास गई और उसे डांटते हुए बोली, क्या तुम लोग कस्टमर्स को फटे हुए कपड़े बेचते हो? सेल्स गर्ल घबरा गई और बोली, ओ मैं माफी चाहती हूँ मैडम, ये शायद ट्रांसपोर्ट के दौरान हुआ होगा, मैं तुरंत दूसरी यूनिट आती हूँ। नैना ने झल्लाते हुए कहा, जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है। दुकान के मैनेजर ने हड़बड़ी में आकर मामले को संभालते हुए कहा, मैडम आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, हम आपको ये ड्रेस स्पेशल डिस्काउंट कर देंगे। नैना ने अपनी भौं चढ़ाई और कहा, डिस्काउंट? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं शौर्य सिंह ओबरॉय की होने वाली वाइफ हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं उसे बताऊं कि तुम्हारी दुकान में डिस्काउंटेड चीजें मिलती हैं? मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। शौर्य सिंह ओबरॉय सिर्फ इसी शहर के नहीं बल्कि इस देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून थे और उनका नाम सुनते ही दुकान वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैनेजर घबराते हुए बोला, नहीं मैडम, हम आपको ये ड्रेस कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, प्लीज शौर्य सर को हमारे बारे में गलत ना बताएं। नैना के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आ गई और वो बोली, चलो ठीक है, लेकिन इसे तुरंत पैक करो और हाँ, मुझे इसके साथ मैच करने वाली ज्वेलरी और क्लच भी चाहिए। मैनेजर ने तुरंत स्टाफ को इशारा किया और कुछ ही मिनटों में नैना के सामने एक सुंदर बॉक्स में ड्रेस, मिलने वाले झुमके और एक डिजाइनर क्लच रख दिया गया। मैनेजर ने झुककर पूछा, क्या आप और कुछ चाहेंगी मैडम? नैना ने दुकान के चारों तरफ नजर घुमाई और कहा, हाँ, ये ब्लैक स्लीव वाला गाउन भी मुझे पैक कर दो और मुझे कल एक और इवेंट में जाना है। मैनेजर ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ में सर हिला दिया और बोला, जरूर मैडम, कुछ और? नैना ने अपनी पर्स खोला और शौर्य का ब्लैक कार्ड निकाला और बोली, इस पर बिल बना दो और हाँ, इन्हें मेरे घर भी पहुंचा दो, मैं खुद ले जाने के मूड में नहीं हूँ। मैनेजर ने कार्ड लेते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा मैडम। जैसे ही नैना दुकान से बाहर निकली, पीछे से स्टाफ की आह भरी आवाज निकली, पता है ना, ये वही लड़की है जिसे शौर्य सर ने अपनी पत्नी बनाने से मना कर दिया था। हाँ, लेकिन देखो ना, अभी भी उसके पैसे उड़ा रही है। दूसरे ने जवाब दिया। नैना ने इन बातों को अनसुना कर दिया। उसके लिए अभी सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, शादी की पार्टी में शौर्य का ध्यान जीतना, और वो इस ड्रेस के साथ ये जरूर करके दिखाएगी। थोड़ी देर में नैना फिर से अपनी माँ के पास थी। उसकी माँ उसकी पसंद देखकर बहुत खुश हुई। फिर नैना ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब मैंने ये काम कर दिया, अब जल्दी से मुझे वो आइडिया बताओ। नैना की माँ मृणालिनी ने कहा, देख नैना, मैंने बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुझे इस पार्टी में ही शौर्य के मुंह से अपनी शादी की अनाउंसमेंट करवानी है। अब तुम ये सोच लो कि कैसे आखिर शौर्य के मुंह से तुम्हें ये अनाउंसमेंट करवानी है कि वो तुमसे जल्दी शादी करेगा। नैना मायूसी के साथ बोली, लेकिन माँ, मैंने पिछले 5 सालों में सारे हथकंडे अपना लिए और मेरी कोई भी चाल सही साबित नहीं हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूँ। तभी मृणालिनी की आंखों में शैतानी चमक उभरी और वो बोली, मेरे पास एक आइडिया है, बोलो तो बताऊं। नैना एक्साइटेड होते हुए बोली, यहाँ श्योर मॉम, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मृणालिनी नैना के और करीब आई और बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो नैना, तुम जिस पार्टी में जा रही हो वो शौर्य के इन्वेस्टर की कोई बड़ी पार्टी है, तो डेफिनेटली वहाँ पर रिपोर्टर्स जरूर आएंगे। तुम्हें किसी भी तरह से कैसे भी करके शौर्य के मुंह से ये अनाउंसमेंट करवानी होगी कि वो तुमसे शादी करेगा। एक बार उसने सबके सामने अनाउंसमेंट कर दी तो फिर उसे तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी और उसके पास और कोई चारा नहीं रह जाएगा। अपनी माँ का दिया हुआ आइडिया सुनकर एक पल के लिए नैना की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुशी से बोली, मैं जानती थी कि आपके पास जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन होगा, इसलिए तो आपके पास आई थी। शादी के अनाउंसमेंट, वो भी पूरी मीडिया के सामने। वाओ मॉम, दिस इज सुपर आइडिया, लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे? मृणालिनी इरिटेट होकर बोली, अब क्या ये भी तुम्हें मैं ही बताऊं? नैना, तुम किसी काम की हो भी या नहीं? ये सुनकर नैना अपना मुंह बना लेती है। मृणालिनी ने गहरी सांस लेते हुए बोली, ठीक है, मैं तुम्हें एक आइडिया बताती हूँ। नैना अपनी मॉम की बात गौर से सुनती है और मृणालिनी नैना को अपना सारा प्लान समझा देती है। पूरा प्लान सुनने के बाद नैना बहुत खुश और एक्साइटेड होते हुए बोली, दिस इज अमेजिंग एंड फैंटास्टिक आइडिया मॉम, इससे तो वो पक्का ये अनाउंसमेंट कर देगा। यू आर रियली जीनियस मॉम, आई लव यू। नैना खुशी से पागल होकर मृणालिनी को जोर से हक कर लेती है। मृणालिनी मुस्कुराकर बोली, एनीथिंग फॉर यू माय चाइल्ड, अब जल्दी से हमारे बने हुए प्लान पर अमल करो। मैं जल्द से जल्द तुम्हें शौर्य की दुल्हन बने हुए देखना चाहती हूँ ताकि तुम्हारी शौर्य की जिंदगी में परमानेंट एंट्री हो जाए। नैना पूरी डिटर्मिनेशन के साथ बोली, डोंट वरी मॉम, अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं शौर्य से शादी करके रहूंगी। बहुत इंतजार कर लिया है मैंने उसे पाने के लिए, अब और नहीं, अब तो मुझे वो पैतरा इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। आखिर मृणालिनी ने ऐसा कौन सा आइडिया बताया जिससे शौर्य को नैना से शादी करनी ही पड़ेगी? क्या होगा जब नैना और अलबेना एक दूसरे के सामने होंगी? क्या नैना अपनी चाल में कामयाब हो पाएगी या वो पैतरा नैना पर ही पड़ जाएगा भारी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। रात का अंधेरा, बंगले का मेन हॉल। सम्राट अपनी जैकेट कंधे पर लटकाए लड़खड़ाते कदमों से अपने बंगले में एंट्री करता है। उसकी आंखें लाल है, चेहरे पर नशे की मस्ती और गुस्सा मिक्स है। पंछी हॉल में दिखाई देती है। वो सम्राट को देखकर सहम जाती है, 2 कदम पीछे हट जाती है। सम्राट धीमी आवाज में बोला, तुम यहाँ आओ मेरे पास। पंछी की सांसें तेज हो जाती है, वो और पीछे हटती है। सम्राट गुस्से से आंखें सिकोड़ते हुए फिर से बोला, सुना नहीं तुमने? धराओ। पंछी डर के मारे कांपती हुई आगे बढ़ती है। सम्राट उसके करीब आता है, उसके शरीर की थरथराहट महसूस करता है। सम्राट घूरते हुए बोला, तुम सच में ऐसी हो या ऐसा नाटक कर रही हो? पंछी सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रहती है। सम्राट की बात का पंछी कोई जवाब नहीं देती, वो बस चुपचाप खड़ी रहती है। इस बार सम्राट गंभीरता से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने इस ड्रामे से तुम दाई माँ को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मेरी नजरें 24 घंटे तुम पर ही रहेंगी। अगर तुमने यहाँ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की या फिर यहाँ से चोरी करके भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समझ में आया? सम्राट काफी नशे में होकर बोल रहा था। पंछी दुबक कर खड़ी हुई थी। जब वो कुछ रिएक्ट नहीं करती तो इस बार सम्राट उसे डांटते हुए बोला, बहरी है क्या? समझ में आया या नहीं? पंछी एकदम से घबरा जाती है और रोने लगती है। पंछी को ऐसा रोता हुआ देख पहले तो सम्राट इरिटेट हो जाता है। अब ये रो क्यों रही हो तुम? मुझे ऐसी नौटंकी करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने कहा चुप हो जाओ।
पंछी को बहुत डर लगता है और वो रोना जारी रखती है। तभी हॉल में दाई माँ भागते हुए आती है। ये क्या चल रहा है? सम्राट दाई माँ की तरफ देखता है। दाई माँ देखती है कि सम्राट नशे की हालत में घर आया है और पंछी उसके सामने खड़ी रो रही है। जरूर इसने फिर से बेचारी को डरा दिया होगा। दाई माँ भागकर पंछी के पास आती है। पंछी, तुम रो क्यों रही हो? सम्राट ने तुमसे कुछ कहा? ये नाम सुनकर सम्राट के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो टॉन्ट मारते हुए बोला, ये तो बोल रही थी इसे अपना नाम तक याद नहीं है, फिर अचानक इसे अपना नाम कहाँ से याद आ गया? दाई माँ सम्राट से बोली, सम्राट बेटा तुम्हें आज बहुत ज्यादा चढ़ी हुई है, चलो मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। दाई माँ सम्राट को जैसे ही पकड़ती है, सम्राट मना करते हुए बोला, नहीं दाई माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। सम्राट ने जाने से पहले उस लड़की पर नजर गड़ाते हुए फिर से कहा, मेरी नजर हमेशा तुम पर ही रहेगी, जरा सी भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। पंछी काफी डरी हुई थी। सम्राट सीढ़ियों से होता हुआ सीधा अपने कमरे में चला जाता है। दाई माँ पंछी के पास आती है और प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बोली, बेटा उसकी बात का बुरा ना मानना, उसने शराब पी रखी थी इसलिए कुछ भी उटपटांग बोल रहा था, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लेना। सोने का दिल है उसका, बहुत अच्छा है, बस हालातों ने उसे थोड़ा कठोर बना दिया है। अगली सुबह सम्राट अपने बिस्तर में चैन से सो रहा था। दाई माँ वहाँ पर आती है और पर्दों को हटा देती है। सूरज की रोशनी खिड़की से होती हुई सम्राट के हैंडसम से चेहरे पर पड़ती है, जिससे उसकी नींद खराब होने लगती है। तो जोर से बोलता है, अरे दाई माँ, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज सुबह सुबह मेरी नींद मत खराब कीजिए, पर्दे वापस लगाइए, अभी मुझे थोड़ा सा और सोना है। दाई माँ सम्राट से बोली, कोई सोने की जरूरत नहीं है, उठो, देखो सूरज सर पर आ गया है बेटा, दोपहर हो चुकी है, लेकिन तुम हो कि हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी ले आई हूँ, मुझे पता है तुम्हारा सर दर्द कर रहा होगा, चलो जल्दी से खड़े हो जाओ। जैसे तैसे सम्राट उठकर बैठ जाता है। उसका सर फट रहा था, वो अपना सर पकड़ लेता है और फिर दाई माँ सम्राट से बोली, जब इतनी हैंडल नहीं होती तो इतनी पीते क्यों हो? सम्राट दाई माँ से बोला, आपसे किसने कहा कि मुझे हैंडल नहीं होती? दाई माँ, मैं पीता हूँ क्योंकि मुझे हैंडल होती है, वो तो बस कभी कभी ओवर हो जाता है, इसलिए सर दर्द करने लगता है। दाई माँ गहरी सांस लेते हुए बिस्तर ठीक करते हुए बोली, पी कर तुम क्या क्या करते हो ये खुद तुम्हें भी पता नहीं होता, कल बेचारी पंछी को खामखा रुला दिया। ये नाम सुनकर सम्राट थोड़ा कंफ्यूजन में दाई माँ से बोला, पंछी, क्या आपका मतलब उस नई लड़की से है जो हमारे घर में घुसी हुई है? दाई माँ सम्राट की तरफ देखकर बोली, वो घुसी नहीं है बेटा, तुम खुद उसे लेकर आए थे, वो भी अपनी बाहों में उठाकर, अगर तुम्हें याद नहीं है तो। सम्राट अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, हाँ मुझे पता है, उसे क्या किया है मैंने उसके साथ कल रात को। दाई माँ ने सम्राट को बताया, कल रात को तुम पीकर उसके सामने आ गए, बेचारी को पता नहीं क्या क्या बोल दिया तुमने, यहाँ तक कि उसे तेज आवाज में डांट भी दिया और वो रोने लगी। सम्राट याद करने की कोशिश करता है और उसे थोड़ा थोड़ा कुछ याद आता है। सम्राट दाई माँ से बोला, उसका नाम पंछी है, आपको इस बात का कैसे पता? दाई माँ ने कहा, अरे उसको अपना नाम याद नहीं आया है, ये नाम तो मैंने ही रखा है ताकि जब तक उसको उसका नाम याद नहीं आता हम उसे इस नाम से बुला सकें। वो अच्छी लड़की है बेटा, बहुत मासूम है, मुझे नहीं लगता वो झूठ बोल रही है, वाकई में बहुत गलत हुआ है बेचारी के साथ, उसे कई सालों से किडनैप करके रखा गया था, तुम सोच भी नहीं सकते कि उस पर क्या बीत रही होगी। एक बार अपनी शक भरी नजरों को थोड़ा दूर करके देखो और उसके हालातों को समझने की कोशिश करो, इतनी तकलीफ में है बेचारी। दाई माँ की बात सुनकर सम्राट बोला, आपको तो हर कोई बेचारा लगता है, क्या पता वो इस घर में किसी इरादे से आई हो, और अगर उसकी बातों में सच्चाई है तो भी मैं उस पर तरस क्यों खाऊं? वो मेरी कोई नहीं लगती, उसकी जिंदगी है, उसकी प्रॉब्लम है, वो खुद हैंडल करे। दाई माँ सम्राट के पास आकर बैठ जाती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है, तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी इंसान थी सम्राट, उसने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। क्या उसके संस्कार कहीं भी तुमसे ये नहीं कहते कि तुम किसी तकलीफ में पड़े हुए आदमी को उसकी तकलीफ में छोड़कर वहाँ से चले जाओ या उसकी मदद ना करो? तुम्हारी माँ ने हमेशा दूसरों की मदद करने में अपनी जिंदगी गुजार दी, बहुत नेक दिल था उनका। इस पर सम्राट के एक्सप्रेशन थोड़े से खराब हो जाते हैं, उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा उतर आया था। और क्या मिला उन्हें अपनी नेकी और अच्छाई के बदले? जिंदगी भर सिर्फ तकलीफें ही तो मिली ना, और एक दर्दनाक मौत। अच्छाई जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। दाई माँ कुछ बोल पाती उससे पहले ही सम्राट उठता है और बाथरूम में चला जाता है। दाई माँ गहरी सांस लेती हुई बोली, क्या से क्या हो गया है मेरा बच्चा, पता नहीं पहले वाला सम्राट मैं कभी देख भी पाऊंगी या नहीं। सम्राट अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हुआ था, उसके हाथ में कॉफी थी और वो बाहर खुली धूप को एंजॉय कर रहा था। उसके दिमाग में दाई माँ की कही हुई बातें गूंज रही थी। उसकी माँ का जिक्र होते ही उसका दिमाग खराब होना शुरू हो गया था। ऑफकोर्स वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ जिन हालातों में रही है उसे उन हालातों से नफरत थी, उन हालातों को पैदा करने वाले इंसान से नफरत थी, वो इंसान जो बदकिस्मती से उसका बाप था। सम्राट बालकनी में खड़ा हुआ सुबह की ताज़ी हवा का आनंद ले रहा था, तभी उसकी नजर बंगले के बगीचे में पड़ी। बेंच पर बैठी एक लड़की पटक गई। दूरी के कारण वो क्लियर देख नहीं पा रहा था, पर उसके मन में क्यूरियोसिटी जागी और वो बोला, ये कौन है? वो तुरंत कमरे के अंदर आया और अपना टेलीस्कोप उठाया। बाहर आकर उसने उसे फिर से देखा। एक लड़की थी जिसे उसकी दाई माँ ने पंछी नाम दिया था, वो वहाँ बैठी थी, पर आज उसका रूप कुछ अलग था। टेलीस्कोप से देखते हुए सम्राट ने पाया कि पंछी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वो गुमसुम सी बेंच पर सिकुड़कर बैठी हुई थी। सम्राट के मन में एक ही सवाल, कौन था ये लुटेरी? रो क्यों रही है? सम्राट ने उसे लुटेरी इसलिए बुलाया था क्योंकि उसे लगता था कि ये लड़की कोई झूठा नाटक रच रही है। उसकी कहानी, किडनैपर्स द्वारा सालों से बंधक बनाए रखे जाने की कहानी, उसे इनक्रेडिबल लगती थी। वो फिर से खुद से बड़बड़ाया, कोई किसी को इतने सालों तक बिना मोल तोल के क्यों रखेगा, और अगर उसका कोई नहीं है तो फिर वो यहाँ क्यों आई? सम्राट के मन में पंछी को लेकर अब शंका का जहर घुल चुका था। थोड़ी देर बाद वो नीचे उतरा और हॉल में सोफे पर जमकर बैठ गया और उसकी आवाज गूंजी, दाई माँ जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो, आज मुझे बाहर जाना है, शाम को लेट हो जाऊंगा। तभी पीछे से एक ठंडी सरकास्टिक आवाज सुनाई दी, कभी ऑफिस का चक्कर भी लगा लिया करो। ये आवाज सुनकर सम्राट एकदम से अलर्ट हो जाता है। उसके कान खड़े हो जाते हैं और एक्सप्रेशंस कठोर हो जाते हैं। वो पलटकर देखता है तो उसकी आंखों के सामने वो शख्स खड़ा था जिसकी वो कभी शक्ल नहीं देखना चाहता था, इस जिंदगी में तो कभी नहीं। उसका बाप ब्रिजेश अस्थाना। दोनों की नजरें टकराई, हवा जैसे जम गई। ब्रिजेश के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, पर उनकी आंखों में छिपी तीखी चुनौती साफ झलक रही थी। सम्राट सोफे से खड़ा हो जाता है और बहुत कठोर आवाज में ब्रिजेश से पूछता है, हाउ डेयर यू कम हियर? तभी दाई माँ हांफती हुई हॉल में आई और वहाँ का तनाव भाग गई और वो बोली,
फिर शुरू हो गया आप लोगों का। दोनों बाप बेटे का आमना सामना होना, दो ज्वालामुखियों का टकराव था और दाई माँ जानती थी कि इस बार भी इनके मिलने से विस्फोट होगा। आखिर कौन है ये ब्रिजेश अस्थाना? अगर वो सम्राट के फादर हैं तो वो क्यों करता था इनसे इतनी नफरत? आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण ब्रिजेश अपने बेटे से मिलने से खुद को रोक नहीं पाए? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। ब्रिजेश के चेहरे के भाव और कठोर हो गए। उनकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। ब्रिजेश ने सम्राट को तीखी नजरों से देखा और कहा, मुझे भी बार बार तुम्हारी आंखों के सामने आने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ ये याद दिलाने आया हूँ कि एक ऑफिस भी है जहाँ आना होता है। सम्राट ने आंखें घुमाकर मुंह फेर लिया। उसकी आवाज में सरकाज़्म था। वो दांत पीसते हुए बोला, वो मेरा ऑफिस है, मेरा जब मन करेगा आऊंगा, नहीं करेगा तो नहीं आऊंगा। आप होते कौन है मुझे फोर्स करने वाले? मैं मालिक हूँ वहाँ का, नौकर नहीं। ब्रिजेश का गुस्सा अब 7वें आसमान पर जा चुका था। उनकी आवाज गर्म हो गई। यही तो तुम्हारी माँ ने गलती की थी, अपनी 50% हिस्सेदारी तुम्हारे नाम करके। पता नहीं क्या सोचकर उसने ऐसा किया था। सम्राट की मुट्ठियां तन गई। अपनी आंखों में खतरनाक चमक लाते हुए वो बोला, उनका नाम अपनी जुबान पर ना लो, इसी में आपकी भलाई है, वरना मैं क्या कर बैठूंगा ये मुझे भी नहीं पता। ब्रिजेश का गुस्सा बेकाबू हो रहा था। वो बोला, मुझे कोई शौक नहीं है उसका नाम लेने का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर तुम उस कंपनी के 50% हिस्सेदार हो तो उसकी जिम्मेदारियां भी उठाओ, नहीं तो मुझे मेरा हिस्सा वापस लौटा दो। मैं खुद उसकी जिम्मेदारी संभाल लूंगा और तुम आराम से अपनी जिंदगी जियो। सम्राट ने गुस्से से अपनी आंखें उनके चेहरे पर गड़ाई और बोला, एक्सक्यूज मी मिस्टर ब्रिजेश अस्थाना, उस कंपनी में आपका हिस्सा पहले से ही आपके पास है। मेरे पास जो है वो मेरी माँ का हिस्सा है, डोंट यू फॉरगेट। ब्रिजेश ने इस बार नॉर्मल से जवाब दिया, हाँ मुझे पता है, इसलिए कह रहा हूँ अगर 50% की हिस्सेदारी ली है तो 50% की जिम्मेदारी भी उठाओ। कल से ऑफिस आना शुरू करो या फिर अपना हिस्सा मुझे वापस कर दो। इससे ज्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। ये कहकर ब्रिजेश मुड़े, लेकिन फिर रुक गए। पलटकर उन्होंने सम्राट को देखा। वो गुस्से से कांप रहा था। उसकी नजरों में आग धधक रही थी। दाई माँ का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानती थी सम्राट के लिए ब्रिजेश का नाम सुनना भी एक जख्म की तरह था। तभी ब्रिजेश ने फिर से बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में रूखापन था। सचमुच तुम अपनी माँ पर गए हो, निहायत बेवकूफ और बदतमीज, जिसे वो भी तमीज नहीं है कि अपने पिता के सामने कैसे पेश आना चाहिए। सम्राट का खून उबल पड़ा और वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, ये मेरी बदकिस्मती है कि आप मेरे डैड हैं, इसे लेकर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि किसके सामने कैसे पेश आना है। मैं लोगों को उनकी औकात के हिसाब से रिस्पेक्ट देता हूँ। आपको तो आपकी औकात से भी ज्यादा दे रहा हूँ, वरना कब का धक्के मारकर निकाल देता। सम्राट की सांसें तेज थी, आंखें लाल हो चुकी थी। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, वो तो सिर्फ इस बात ने मेरे हाथ बांध रखे हैं कि तुम्हारा गंदा ही सही, लेकिन खून मुझ में बह रहा है। ब्रिजेश का गुस्सा अब उबाल पर था। वो एक पल भी वहां नहीं ठहरना चाहता था। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अचानक उसकी नजर पंछी पर पड़ी। वो भ्रमित सी, डरी हुई, कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। जैसे ही उनकी आंखें मिली, पंछी ने घबराकर नजरें झुका ली। ब्रिजेश ने उस युवती को सम्राट के घर देखा तो उसकी भौहें चढ़ गई। एक सरकास्टिक मुस्कान उसके होठों पर तैर गई और धीमे से बोला, सच कहा तुमने, तुम्हारे अंदर मेरा ही खून है। और ब्रिजेश इतना कहकर एक ठंडे अंदाज में बाहर निकल गया। सम्राट उसके शब्दों का मतलब समझ गया। उसके दिमाग में ब्रिजेश के अय्याशी भरे किस्से घूमने लगे। सम्राट ने खुद से कहा, क्या मतलब था उसका ये कहने का? अचानक उसने टेबल पर पड़े विस्की को जोर से जमीन पर पटक दिया। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। पंछी सहमकर दरवाजे से चिपक गई। उसकी सांसें तेज हो गई थी। सम्राट ने गाड़ी की चाबियां उठाई और तेज कदमों से बाहर जाने लगा। दाई माँ ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा खाना तो खाकर जाओ, ऐसे गुस्से में और खाली पेट निकलना ठीक नहीं। सम्राट ने बिना रुके जवाब दिया, भूख नहीं है, और हाँ लगेगी तो बाहर ही खा लूंगा। जाते जाते उसकी नजर पंछी पर पड़ी। वो सिर झुकाए कांपती हुई खड़ी थी। एक पल का ठहराव और फिर वो दरवाजे से बाहर हो गया। पंछी धीरे धीरे अंदर आई, लेकिन उसकी नजरें बाहर दरवाजे पर टिकी थी। दाई माँ ने उसके चेहरे पर उभरे सवाल को पढ़ लिया था। दाई माँ ने पंछी से कहा, वो आदमी सम्राट का पिता है, लेकिन सम्राट उससे नफरत करता है। उसकी शक्ल देखना भी उसे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए जब भी ये दोनों आमने सामने होते हैं सम्राट पागलों की तरह गुस्से से भर जाता है। फिर पंछी ने कुछ नहीं कहा। वो बस खामोशी से बाहर देखती रही। उसे इन बाप बेटे के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानना था और न ही वो जानना चाहती थी। दाई माँ की आवाज में चिंता घुली हुई थी। वो सम्राट की चिंता करते हुए बोली, अभी तो खाना मांग रहा था, बेचारा ब्रिजेश साहब ने बेचारी को गुस्सा दिला दिया और खाली पेट ही निकल गया। भगवान करे कुछ अनहोनी ना हो जाए। ये कहने के बाद दाई माँ ने पंछी के कंधे पर हाथ रखा। उसे प्रेजेंट में लौटाते हुए बोली, चलो तुम जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद घर की सफाई में मेरी मदद करना। आज सम्राट के कमरे की भी सफाई करनी है। पंछी ने हल्के से सिर हिलाया। दाई माँ ने उसे खाना परोसा और खाने के बाद पंछी चुपचाप काम में जुट गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, मानो वो इस नए घर की चकाचौंध में खोई हुई थी। वो सम्राट के महलनुमा घर की मैग्निफिसेंस से डरी हुई थी, पर कहीं ना कहीं इस डर के पीछे क्यूरियोसिटी भी छिपी थी। सुबह की नरम धूप अलविना के कमरे में खिड़की से झांक रही थी। वो अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी। कल रात देर से घर आने की वजह से थोड़ी अधिक नींद ले रही थी। बच्चे उसके आने से पहले ही सो चुके थे, इसलिए उसने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया था और चुपचाप सो गई थी। तभी कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और 3 छोटे छोटे पैरों की आहट सुनाई दी। लव, कुश और सारा चुपके से अंदर आए। उनके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। सारा ने काजल की ट्यूब अपने हाथ में ले रखी थी और अपने भाइयों की तरफ देखकर आंख मारी। लव और कुश ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। तीनों के दिमाग में कोई ना कोई मस्ती भरा प्लान चल रहा था। सारा ने बिना आवाज किए अलविना के पास जाकर धीरे से उसके चेहरे पर काजल से पेंटिंग शुरू कर दी। लव और कुश अपने मुंह पर हाथ रखकर दबी हुई हंसी हंस रहे थे, जबकि कुश ने फोन से पूरा वीडियो भी बना लिया। अलविना के चेहरे पर बनी मूंछें और गोल गोल आंखें देखकर तीनों का दिल खुशी से भर गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल रखा था ताकि अलविना की नींद न खुल जाए। पेंटिंग पूरी होते ही सारा ने काजल वापस रख दिया और फिर तीनों ने मिलकर प्लान के अनुसार अलविना को जगाने का नाटक किया। वे उसे चिपक गए और एक साथ बोले, गुड मॉर्निंग मामा। अलविना की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने देखा कि उसके तीनों बच्चे उसे गले लगाने के लिए आतुर हैं। ये देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई। उसने तीनों को जोर से हक करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, आज तुम लोग बहुत जल्दी उठ गए। तीनों ने एक साथ उसे किस किया, जिससे अलविना का दिल पिघल गया और वो बोली, वाह आज सुबह सुबह इतना प्यार, क्या बात है? लव ने मासूमियत से कहा, आप पर तो प्यार आएगा ही ना मम्मा, आप दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत मम्मा हो, आपका चेहरा तो देखो, कोई देखता ही रह जाए। अलविना का दिल गदगद हो उठा। वो बोली, ओ मेरा बच्चा। ये कहते ही अलविना ने लव के गालों पर जमकर पप्पियां ली, तो फिर लव ने मुंह बनाते हुए कहा,
मामा आपने अभी तक ब्रश भी नहीं किया है। इस पर अलविना अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोली, अच्छा अब अपनी मम्मा को सिखाओगे तुम? इधर आओ, मैं बताती हूँ तुम्हें। उसके बाद अलविना एक एक करके तीनों बच्चों को खींचकर अपनी बाहों में पकड़कर उन्हें ढेर सारी पप्पियां करती है। तीनों बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। तीनों बच्चों को अलविना का चेहरा देखकर भी बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि अलविना के चेहरे को उन्होंने कार्टून बना दिया था, जिससे अलविना बिल्कुल बेखबर थी। तभी अचानक जोया वहाँ पर आ जाती है। वो तीनों बच्चों को देखते हुए बोली, तुम तीनों यहाँ पर हो और मैं तुम लोगों को कब से ढूंढूं? तभी अचानक जोया की नजर अलविना के चेहरे पर पड़ती है और उसकी हंसी छूट जाती है। जोया जोर जोर से हंसने लगती है। उसे इस तरह से हंसता हुआ देख तीनों बच्चे अपना सिर पीट लेते हैं, लेकिन अलविना कंफ्यूजन में जोया को देखती है। क्या हुआ, तुम क्यों इतना हंस रही हो? जोया अपनी हंसी को थोड़ा कंट्रोल करते हुए अलविना से बोली, अरे वो इतना ही बोलती है कि तभी तीनों बच्चे एक साथ जोया को आंख दिखाकर होठ पर उंगली रखकर उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। उनका इशारा समझते हुए जोया तुरंत अलविना से बात पलटते हुए बोली, अरे तुम सब हंस रहे थे ना, इसलिए मुझे भी हंसी आ गई, बस और कुछ बात नहीं। जोया का ये जवाब सुनकर अलविना के चेहरे पर आर यू सीरियस वाले एक्सप्रेशन थे। जोया अपना गला साफ करते हुए बोली, वो नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट तैयार है। उसके बाद जोया हंसते हुए कमरे से बाहर चली जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो वहाँ कुछ देर और रुकी तो अलविना को समझ में आ जाएगा। अलविना हेजिटेशन के साथ बोलती है, अजीब है ये लड़की भी। अब जोया को अचानक क्या हुआ? सारा अलविना से बोली, कुछ नहीं मामा, आप जल्दी से नीचे चलो, ब्रेकफास्ट करते हैं। सारा की बात सुनकर अलविना प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए बोली, तुम लोग चलो, मैं अभी ब्रश करके आती हूँ। अलविना की बात सुनकर लव कुश और सारा तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अगर अलविना बाथरूम में चली गई और उसने आईने में अपना चेहरा देख लिया तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। लव तुरंत अलविना का हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं मामा, आप बाद में ब्रश कर लेना, ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा, प्लीज जल्दी चलो। अलविना कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही वो तीनों बिस्तर से उतरकर अपने साथ उसे बाहर ले जाते हैं। अरे बेबी, लेकिन अरे मुझे मुंह तो धोने दो बच्चे, ऐसे कैसे मैं ब्रेकफास्ट कर लूं बिना ब्रश किए? लेकिन बच्चे उसकी बात नहीं सुनते और उसे नीचे हॉल में ले आते हैं। अलविना नीचे हॉल में आती है, जैसे ही कोई नौकर उसे देखता तो अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसने लग जाता। सबका ऐसा बिहेव देखकर अलविना थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और इस बार गुस्से से बोली, आखिर इन सबको हुआ क्या है? आज पूरा घर पागल हो गया है क्या? मुझे लगता है कि जरूर कोई बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है। क्या होगा जब अलविना को बच्चों की इस करतूत का पता लगेगा? क्या बच्चों को अपनी इस हरकत का भुगतनी पड़ेगी सजा? क्या करवट लेगा सम्राट और ब्रिजेश का रिश्ता? क्या होगा जब पंछी की सच्चाई सबके सामने आएगी बाहर? जाने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। कुश ने तेजी से आईपैड उठाया, जिस पर रमा आंटी और लहूश वीडियो कॉल पर मुस्कुरा रहे थे। कुश ने चहकते हुए पूछा, अंकल, ग्रैंडमा, आप लोग कैसे हो? रमा आंटी ने प्यार से जवाब दिया, हम बिल्कुल ठीक हैं बेटा, तुम लोग वहाँ मजे कर रहे हो ना? कुश ने खुश होते हुए कहा, हाँ बहुत मस्ती हो रही है। तभी अलविना ने पूछा, कुश किससे बात कर रहे हो? अभी दिखाता हूँ मामा। ये कहते हुए कुश ने आईपैड का कैमरा अलविना की ओर घुमा दिया। रमा आंटी और लहूश का चेहरा स्क्रीन पर आते ही एक पल के लिए जम गया, फिर अचानक दोनों जोर से हंस पड़े। अब आप लोगों को क्या हुआ? अलविना ने चिढ़कर पूछा, जबकि जोया पास में ही दबी हंसी हंस रही थी। रमा आंटी ने हंसते हुए कहा, सारा बेटा, ये तुम्हारी कारस्तानी है ना? सारा तुरंत स्क्रीन के पास आकर बोली, गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा। गुड मॉर्निंग, ये कलाकारी तुमने ही की है ना? रमा आंटी ने पूछा। सारा ने शरारती मुस्कान के साथ जीभ दबा ली। अलविना को अब संदेह होने लगा था। वो फिर से चौंकते हुए बोली, कलाकारी? कैसी कलाकारी? अरे पहले आईने में अपना चेहरा देख लो, रमा आंटी ने हंसते हुए कहा। अलविना तुरंत हॉल में लगे बड़े आईने के सामने पहुंची और जो देखा उस पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे पर बनी थी मोटी मोटी मूछें, बड़े बड़े दांतों वाली मुस्कान, आंखों के चारों ओर गोल गोल घेरे, नाक पर लाल गोलाकार शेप। वो बिल्कुल सर्कस के जोकर जैसी लग रही थी। अलविना चीखी, ओह माय गॉड, ये किसने किया? तीनों बच्चे एक साथ इशारा करने लगे। लव बोला, सारा ने शुरू किया था। कुश ने कहा, पर लव ने आइडिया दिया था। सारा ने भी कहा, और कुश ने पूरा वीडियो बनाया। अलविना ने गुस्से से अपनी आंखें सिकोड़ी, तुम तीनों को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये कहकर वो उनकी ओर दौड़ी। बच्चे चीखते हुए पूरे हॉल में इधर उधर भागने लगे। सभी नौकर और जोया खिलखिलाकर हंस रहे थे। अलविना ने धमकी भरे अंदाज में कहा, रुको शैतानो, एक बार मेरे हाथ आ जाओ। बच्चे हंसते चिल्लाते बंगले के बाहर गार्डन की ओर भागे। अलविना ने तुरंत गार्डन का पानी का पाइप उठाया और उन पर पानी की बौछार कर दी। बच्चे चिल्लाए, मामा ये क्या कर रही हो, हम लोग गीले हो जाएंगे। पर अलविना नहीं रुकी। जल्दी ही बच्चों ने भी पानी से खेलना शुरू कर दिया, एक दूसरे पर पानी उछालते हुए। बच्चे भी पानी में एंजॉय करने लगते हैं। वो भी अलविना पर पानी डालने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा गार्डन पानी पानी हो गया और सभी की हंसी से हवा गूंज उठी। सचमुच अलविना और तीनों बच्चे वाकई में बहुत प्यारे लग रहे थे। अलविना की जान बसती थी इन तीनों शैतानों में। अगर ये तीनों ना होते तो पता नहीं वो आज होती भी या नहीं, और अगर होती तो कहाँ होती और कैसी होती, ये सोचकर ही उसकी आत्मा काम जाती है। इधर पंछी दाई माँ के साथ सम्राट के रूम की सफाई करवाती है। पंछी ने अलमारी की सफाई करते हुए एक पुरानी फोटो ढूंढ निकाली। फोटो में एक खूबसूरत महिला अपनी गोद में हंसते हुए 8 साल के बच्चे को लिए थी। पंछी बेटा यहाँ आओ, दाई माँ की आवाज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। दाई माँ ने फोटो देखकर गहरी सांस ली। ये फोटो बहुत कीमती है बेटा, इसे वापस रख दो। ये किसकी फोटो है? पंछी के सवाल पर दाई माँ की आंखों में उदासी छा गई। दाई माँ बोली, ये सम्राट बाबा हैं बचपन में, और ये उनकी माँ। पंछी फिर से उस फोटो को देखती है और दाई माँ से बोली, इसमें तो सम्राट काफी खुश लग रहे हैं, फिर असल में वो ऐसे क्यों हैं? दाई माँ ने मायूसी के साथ बोला, हालातों ने बेचारे को ऐसा बना दिया, वरना वो बहुत हंसमुख बच्चा हुआ करता था। जब से उसने अपनी माँ को खोया है तब से उसने हंसना मुस्कुराना बंद कर दिया। उसे सिर्फ गुस्सा आता है, वो ऐसे ही रहता है, पर असल में वो ऐसा है नहीं, वो दिल का बहुत अच्छा है। पंछी फिर से उस फोटो को देखती है। उसकी नजर अपनी माँ की गोद में हंस रहे उस छोटे से बच्चे पर, यानी सम्राट पर थी। वाकई में हंसते हुए काफी ज्यादा हैंडसम लगता है, पर फिर भी हमेशा सड़ा हुआ मुंह बनाए रखता है। पंछी ने दाई माँ से पूछा, इनकी माँ को क्या हुआ था? दाई माँ कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाती है, फिर बोली, एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयानक एक्सीडेंट। उसमें सब तो चल बसे, पर सम्राट बच गया। उसे काफी चोट लगी थी, पर उसके पिता ने कभी उसकी खबर नहीं ली। वो न जाने कितने दिन से अस्पताल में था, लेकिन उसका बाप उसे कभी देखने भी नहीं आया, इसलिए तो उसे अपने बाप से इतनी नफरत है। ये सुनकर पंछी हैरान हो जाती है। इसके आगे वो और कोई सवाल नहीं पूछती। शौर्य अपने केबिन में काम में व्यस्त था। लैपटॉप पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एडिट कर रहा था। उसका असिस्टेंट, जो उम्र में लगभग उसी के बराबर ही था, दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आया। शौर्य ने बिना नजर उठाए काम जारी रखा, लेकिन उसका ध्यान असिस्टेंट की तरफ भी था।
उसने नोटिस किया कि आज उसका असिस्टेंट कुछ अनयूजुअल रूप से टेंशन में लग रहा था। ऑल गुड? शौर्य ने काम करते हुए पूछा। असिस्टेंट ने अपना गला साफ किया और हिचकिचाते हुए बोला, सर एक्चुअली मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। शौर्य ने लैपटॉप पर टाइपिंग जारी रखते हुए कहा। गो अहेड। असिस्टेंट नर्वसली अपनी उंगलियों से टेबल को टैप करने लगा। शौर्य ने अपनी नजर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि वो कुछ अनप्लीजेंट सुनाने वाला है। सर वो मॉल वाली डील के बारे में, सनशाइन मॉल के मालिक ने एक शर्त रखी है। असिस्टेंट ने धीमी आवाज में कहा। शौर्य ने अपनी भौएं ऊपर उठाई और कुर्सी पर सीधा बैठते हुए पूरा ध्यान असिस्टेंट की ओर कंसंट्रेटेड किया और बोला, क्या शर्त? असिस्टेंट ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बड़ी बात कहने की तैयारी कर रहा हो। वो बोला, वो आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि डील के पेपर्स सिर्फ आपके हाथों में ही साइन करेंगे। एक पल की चुप्पी छा जाती है। शौर्य की आंखों में कुछ कौंधा। वो जानता था कि सनशाइन मॉल शहर की सबसे प्राइम लोकेशन पर था। उसके बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए ये डील किसी भी कीमत पर जरूरी थी। शौर्य ने कहा, मीटिंग फिक्स करो और उन्हें बता दो कि मैं खुद उनसे मिलने आऊंगा। इतना कहकर वो फिर से लैपटॉप पर ध्यान देने लगा। असिस्टेंट हल्का सिर झुकाकर केबिन से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही शौर्य ने लैपटॉप बंद किया और अपनी भौएं को खुजलाते हुए गहरी सांस ली। वो जानता था कि मॉल की मालकिन का इरादा सिर्फ डील तक सीमित नहीं था, लेकिन उसके लिए ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। अलविना ने गाड़ी का रियर डोर खोला और जोर से आवाज लगाई, बच्चों जल्दी करो, हम मूवी के लिए लेट हो जाएंगे। अलविना ने नाटकीय अंदाज में अपनी घड़ी देखा और कहा, 2 मिनट में अगर तुम लोग बाहर नहीं आए तो मैं और जोया आंटी चले जाएंगे, फिर तुम लोग यहीं पड़े रहना। उसकी आवाज सुनते ही तीनों बच्चे घर से बाहर भागे आए। लव अपना पसंदीदा सुपर हीरो वाला बैग लिए हुए था। कुश ने अपनी टैबलेट को सुरक्षित तरीके से पकड़ रखा था और सारा अपने बालों में नया रिबन बांधे हुई थी। वे सभी अलविना से चिपक गए जैसे छोटे बंदर अपनी मां से लिपट जाते हैं। अलविना मुस्कुराई और तीनों को एक साथ हक कर लिया। चलो अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, मूवी शुरू होने में बस 20 मिनट बचे हैं। तीनों बच्चे फुर्ती से गाड़ी में अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। जोया ड्राइवर सीट पर बैठ गई जबकि अलविना ने फ्रंट पैसेंजर सीट संभाली। लव को अपनी गोद में बिठाते हुए अलविना ने उसके बालों को सहलाया। लव आराम से अलविना की गोद में बैठा सफर का आनंद लेते हुए बोला, मामा आई एम सो एक्साइटेड, आज पहली बार हम यहाँ मूवी देखने जा रहे हैं। अलविना मुस्कुराई और लव के बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए उन्हें सही तरह से सेट किया। पीछे की सीट से सारा ने पूछा, मामा हम शादी में कब जा रहे हैं? फिर से हुई। अलविना ने प्यार से कहा। सारा ने सोच विचार करते हुए कहा, वहाँ मॉल में मुझे गिफ्ट शॉप लेकर चलना, मुझे ब्राइड और ग्रूम के लिए गिफ्ट्स लेने हैं। अलविना ने प्यार से कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर चलेंगे, तुम सब अपना अपना गिफ्ट लेना। जोया ने ड्राइविंग करते हुए कहा, मुझे तो ड्रेस भी लेनी है, मेरे पास शादी में पहनने के लिए अच्छी ड्रेस ही नहीं है। कुश ने तुरंत रोका, ये क्या बोल रही हो जोया डार्लिंग, आपकी तो पूरी अलमारी ड्रेसेस से भरी पड़ी है, फिर भी आप कह रही हो कि आपके पास कपड़े नहीं है। सारा ने अपने भाई को समझाते हुए कहा, अरे बुद्धू, लड़कियां कभी ड्रेसेस रिपीट नहीं करती, खासकर शादी में तो बिल्कुल नहीं। जोया मुस्कुराई, बिल्कुल सही, एक लड़की की प्रॉब्लम सिर्फ लड़की ही समझ सकती है। आई एम प्राउड ऑफ यू सारा। सारा ने प्राउड पोस्चर बनाते हुए कहा, थैंक्स जोया आंटी। फिर वो अलविना की तरफ मुड़ी, मामा आप शादी में क्या पहनने वाली हो? अलविना ने लव को अपने सीने से लगाते हुए उसे प्यार से सहलाया और कहा, आई डोंट नो प्रिंसेस, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सारा ने नाटकीय ढंग से अपना सिर पीटते हुए कहा, आप भी ना मामा, चलो कोई बात नहीं, हम आपके लिए भी नई ड्रेस खरीदेंगे और जोया आंटी के लिए भी, मैं खुद आप दोनों के लिए परफेक्ट ड्रेस सिलेक्ट करूंगी। अलविना हंस पड़ी, हाँ बिल्कुल, तुम तो हमारी बेस्ट डिजाइनर हो, तुमसे बेहतर कौन जान सकता है कि हम पर क्या सूट करेगा। सारा फिर से गर्व से सीना तान लेती है। लव ने आंखें घुमाते हुए कहा, अब बस भी करो आप दोनों, और कितना इसको सिर चढ़ाओगे, इसको तो कुछ आता ही नहीं। सारा ने तुरंत गुस्से वाला चेहरा बनाया, लगता है किसी को अपना गेमिंग अकाउंट बैन करवाना है। लव ने तुरंत कान पकड़ लिए, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम तो जीनियस हो, तुम्हें तो सब कुछ आता है, हम भी बेवकूफ हैं जो तुमसे पंगा ले रहे हैं। प्लीज मेरे अकाउंट से दूर रहना, वरना मैं तुम्हारा लैपटॉप तोड़ दूंगा। सारा ने आंखें से खोलकर धमकी भरे अंदाज में कहा, मेरी मामलों से दूर रहना, समझे? ये सुनकर बच्चे चुप हो गए और अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर बाद गाड़ी मॉल के बाहर पहुंची। अलविना ने बच्चों को सुरक्षित उतारा और जोया गाड़ी पार्क करने चली गई। जोया के आते ही सभी मॉल के अंदर एंटर कर गए। सम्राट घर लौटा तो वो एकदम टेंशन में लग रहा था। अंदर जाकर देखा तो केवल कुछ नौकर ही काम करते दिखाई दिए। वो सोफे पर धड़ाम से बैठ गया, अपने विचारों में खोया हुआ। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे कल से ऑफिस जाना पड़ेगा, वरना वो आदमी फिर कोई समस्या खड़ी कर देगा। वो कुछ देर ऐसे ही सोचते रहने के बाद निराश होकर बोला, लेकिन मेरा तो बिल्कुल मन नहीं ऑफिस जाने का, वहाँ मेरा मन भी नहीं लगेगा, टाइम पास करने के लिए कुछ है भी तो नहीं। उसने आह भरते हुए सोचना जारी रखा और फिर से बड़बड़ाया, इनफैक्ट मेरे पास तो अपना कोई असिस्टेंट भी नहीं है, सबसे पहले तो एक असिस्टेंट ढूंढना पड़ेगा। क्या मुसीबत है यार, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, उस आदमी ने सब बर्बाद कर दिया। तभी अचानक एक कोमल सी आवाज ने उसके विचारों की श्रृंखला तोड़ दी, लीजिए पानी पीजिए। सम्राट ने साइड में देखा तो पंछी हाथ में ट्रे लिए पानी का ग्लास थामे खड़ी थी। वो बेचारे से चेहरे के साथ सिर झुकाए खड़ी थी। पंछी को देखते ही सम्राट के दिमाग में एक विचार कौन गया। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, जैसे उसे अपनी समस्या का समाधान मिल गया हो। वो एक्साइटेड होता हुआ बोला, वाह अब आएगा मजा, अगर मैं इसे कल ऑफिस में अपना असिस्टेंट बना के ले जाऊं तो कैसा रहेगा? क्या सम्राट सच में पंछी को अपना असिस्टेंट बनाने वाला है? क्या होगा जब ब्रिजेश की गंदी नजर पंछी पर पड़ेगी? अलविना के साथ मूवी देखते वक्त कौन सी अजीब घटना घटने वाली थी? इन सभी सवालों को जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग।